हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जीएस विद अशोक। आज हम लोग पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण विकास योजनाओं का पार्ट 2 करेंगे और इस वीडियो में हम लोग सारी यूपी की जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम है उनको हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो के अंतर्गत। ओके, इससे पहले मैं पार्ट 1 बना चुका हूं। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखा है, जो कोई देख रहा है उसका अगर देखना है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाए पंचायती राज वाली, तो उसमें मैंने डाल दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। और अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं बता दूं कि अगर इन सारे वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस चैनल पे जीएस विद अशोक, ये टेलीग्राम चैनल है, इससे फॉलो जरूर कर लें, जिससे कि मैं यहाँ पे पीडीएफ डाल दूंगा 5 अप्रैल को सारी यूनिट की कंपाइल करके। ओके, इसके बाद हम लोगों की 2 यूनिट रह गई हैं, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहली योजना कौन सी है, यूपी एग्री इजेड योजना। ओके, तो ये इसका शुभारंभ कब हुआ? ये 28 जनवरी 2025 को इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कृषि और इससे संबंधित क्षेत्रों में आने वाली चुनौतियों की पहचान करना, प्रमुख फसलों की उत्पादकता में सुधार करना और विशिष्ट कृषि उत्पादों के पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट सपोर्ट सिस्टम का विकास करना। तो ये इस योजना का उद्देश्य है। अब योजना का जो वित्तीय ढांचा है ये भी समझना जरूरी है, इससे क्वेश्चन बन सकता है। तो 1 अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए विश्व बैंक की सहायता को मंजूरी दी थी। कब? 1 अक्टूबर 2024 को। ओके, तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करेगा? वित्तीय सपोर्ट कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, और यूपी गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की ये योजना है। ओके, तो योजना की कुल लागत कितनी है? $482 मिलियन। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि $482 मिलियन इस योजना की टोटल लागत है, जो कि लगभग रुपए में 4000 करोड़ रुपए हो जाएगा। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर 482 मिलियन और रुपए में 4000 करोड़ रुपए है। अब इसमें जो वर्ल्ड बैंक है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक इसका पार्टनर है यूपी गवर्नमेंट का, तो वर्ल्ड बैंक कितना रुपए देगा? 2737 करोड़। ठीक है, यानी कि 2737 करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा, और जो बचे हुए 1166 करोड़ हैं ये कौन देगा? यूपी गवर्नमेंट देगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब ऋण जो देगा उसमें कितनी अवधि दी गई है? टोटल अवधि कितनी अवधि के लिए दिया गया है? तो वो 35 साल के लिए दिया गया है, यानी कि 35 वर्ष के लिए दिया गया है। और जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना है? 1.23%। ओके, तो इंटरेस्ट कितना है? 1.23%। और उसके बाद मोराटोरियम पीरियड क्या है? मोराटोरियम पीरियड है 7 ईयर का। ठीक है, तो मोराटोरियम पीरियड भी आपको याद रखना है, 7 साल का है। अब योजना की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं ये सारे। ओके, अब विशेषताएं क्या हैं कि केंद्र सरकार क्या है, इसमें कोई भी वित्तीय भागीदारी नहीं कर रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें कोई भी भागीदारी नहीं हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये केवल यूपी गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक की योजना है। और इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट के माध्यम से किया जाएगा। तो इस योजना का जो क्रियान्वयन है वो उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट द्वारा किया जाएगा। ओके, तो ये याद रखें किसके द्वारा किया जाएगा। और इससे और क्या विशेषता है कि किसानों की आय में वृद्धि और राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास का लक्ष्य इसका वो है टारगेट। अब इसमें जो कौन कौन से वर्ग हैं जो लाभार्थी होंगे, मतलब इस योजना से लाभ जिनको मिलेगा, तो वो कृषक होंगे, कृषक उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ भी इसके क्या होंगे? लाभार्थी में आएंगे। और जो मत्स्य पालक हैं, मत्स्यजीवी सहकारी समितियां हैं, कृषि उद्यमी हैं, महिला उद्यमी हैं, और स्किल्ड और अनस्किल्ड कृषि श्रमिक, ठीक है, एग्रीकल्चर लेबरर, इसके क्या होंगे? ये लाभार्थी होंगे। अब मुख्य जो इम्पोर्टेंट गतिविधियां हैं वो क्या क्या हैं? तो विशिष्ट कृषि उत्पादों, जो इस विशिष्ट कृषि उत्पाद के
क्रॉप क्लस्टर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। और डिजिटल एग्रीकल्चर इकोसिस्टम और सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म की स्थापना की जाएगी। जेवर हवाई अड्डे के पास में, जो जेवर हवाई अड्डा है ग्रेटर नोएडा में, तो उसमें क्या किया जाएगा, उसके पास एक एक्सपोर्ट हब का विकास किया जाएगा। और कार्बन क्रेडिट मार्केट के माध्यम से दो तीन प्रमुख कृषि उत्पादों का बड़े पैमाने में निर्यात किया जाएगा। और 500 किसानों को उन्नत कृषि तकनीकों के लिए विदेश यात्रा पर भी भेजा जाएगा। ठीक है, तो 500 किसानों को भी जो कृषि की टेक्नोलॉजी है उसके लिए विदेश यात्रा के लिए भेजा जाएगा, यानी कि विदेश में भेजा जाएगा। अब जो स्टोरेज है एंड फूड प्रोसेसिंग और जो सहवर्ती स्थापना सुविधाओं का विकास भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी कौन सी, यूपी एग्रीज योजना, एग्री इजेड योजना। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये भी एक इम्पोर्टेंट स्कीम है, हालांकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं। बाकी इसके बाद हमने इसमें सारी यूपी की लेटेस्ट से पुरानी तक की सारी स्कीमें ली हैं, तो उसके लिए बेफिक्र रहिए कि यूपी की नहीं है। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, अब ये जो है इसका शुभारंभ हुआ था 27 अप्रैल 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, और इसकी जो अनाउंसमेंट कर दी गई थी 15 अगस्त 2020 को ही लाल किले से। अब इसमें क्या होगा, स्वास्थ्य सेवाओं को डिजिटल रूप से जोड़ा जाएगा। जो हेल्थ सर्विसेज हैं, हेल्थ सर्विसेज को डिजिटल रूप में जोड़ा जाएगा और नागरिकों को उनके स्वास्थ्य रिकॉर्ड तक आसान और सुरक्षित पहुंच प्रदान होगी। ठीक है, तो ये इस जो मिशन है, डिजिटल मिशन है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, उसका ये उद्देश्य है। अब इसमें मिशन के प्रमुख घटक के बारे में देख लेते हैं। तो पहला घटक क्या है, हेल्थ आईडी। तो हेल्थ आईडी में क्या होगा कि प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी, प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी मिलेगी और यह व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित और साझा करने की सुविधा देगा। ठीक है, ये डिजिटल हेल्थ आईडी बन जाएगी जिससे कि उसके सारे हेल्थ रिकॉर्ड उसमें आ जाएंगे। फिर सेकंड घटक क्या है कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री, HPR। इसमें क्या होगा, सभी डॉक्टर और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को एक डिजिटल डाटाबेस एक डिजिटल डाटाबेस बनाया जाएगा और इससे स्वास्थ्य पेशेवरों को डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम से जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो जब ये एक डेटाबेस बनाया जाएगा, डिजिटल डेटाबेस, और उससे क्या हो जाएगा, उससे एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बन जाएगा जिससे सारे जो स्वास्थ्य वर्कर हैं, मतलब हेल्थ प्रोफेशनल हैं, वर्कर हैं, वो जुड़ जाएंगे उससे। फिर तीसरा घटक क्या है, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री, HFR। इससे क्या होगा, इसमें अस्पताल, क्लिनिक, नैदानिक केंद्र व प्रयोगशालाओं को इसमें रजिस्टर्ड किया जाएगा और यह स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता और गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा। ओके, फिर चौथा घटक क्या है, फोर्थ कंपोनेंट क्या है कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, यानी कि PHR। तो इसमें PHR और HFR और HPR, ठीक, ये तीन चीजें हैं, एक पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और हेल्थ प्रोफेशनल रजिस्ट्री और हेल्थ आईडी, ये चार चीजें, ये चार इसके कंपोनेंट है। तो इसमें चौथे कंपोनेंट में क्या किया जाएगा कि नागरिकों को उनके स्वास्थ्य डेटा का पूर्ण नियंत्रण मिलेगा। ठीक है, जो नागरिक हैं उनको स्वास्थ्य डेटा का उनके पास नियंत्रण रहेगा और यह डेटा केवल नागरिक की सहमति के द्वारा ही साझा किया जा सकता है किसी डॉक्टर या स्वास्थ्य वर्कर के पास। ठीक है, हेल्थ वर्कर के पास में। अब नेक्स्ट देखते हैं योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जिसे PMG कहते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, दोनों के बारे में हम लोग देख लेंगे। तो सबसे पहले इसकी मंजूरी कब मिली थी, 8 सितंबर 2021 को। ओके, और ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मिली थी। ओके, फिर उसके बाद समाप्ति समय इसका था 2024 तक, लेकिन इसे एक्सटेंड कर दिया गया, यानी कि विस्तारित किया गया है। अब उद्देश्य इसमें क्या थे, इसका उद्देश्य था ग्रामीण क्षेत्रों में सभी जितने भी बेघर और कच्चे मकान में रहने वाले परिवार हैं उनको पक्का घर उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य था, और सभी मकानों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं जैसे कि बिजली है, पानी है, शौचालय, गैस कनेक्शन की व्यवस्था कराना।
ओके, अब इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? इसके प्रमुख बिंदु मतलब इसका लक्ष्य था प्रमुख बिंदु में कि 2.95 करोड़ मकान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत बनने चाहिए, ये लक्ष्य था। ओके, और मार्च 2024 तक इस मार्च जो 2024 है वहां तक शेष 155.75 लाख परिवारों को आवास देने का भी लक्ष्य था इसमें। और 29 नवंबर 2021 तक 1.65 करोड़ मकानों का निर्माण हो चुका है। ठीक है, लक्ष्य था 2.98, इसमें 2021 तक की अपडेट में इतना हो गया था, अब और भी हो गया होगा। अब योजना का तहत पूर्ण आवासों की कुल लागत कितनी थी? योजना के तहत पूर्ण आवासों की कुल लागत कितनी है? 6,637.72 करोड़। अब देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली, यह भी इंपोर्टेंट योजना है। अब इसकी शुरुआत कब हुई? फरवरी 2021 को इसकी शुरुआत हुई और लागू करने वाला विभाग इसका क्या है? उत्तर प्रदेश का जो राजस्व यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है वो इसका लागू करने वाला विभाग है। अब इसका उद्देश्य क्या है कि भूमि में जो विवाद हैं उनकी जांच करना और धोखाधड़ी रोकना, इसका इस योजना का उद्देश्य है कि जो विवाद हैं या धोखाधड़ी है उसको रोकना, और जो नकली भूमि की रजिस्ट्रियां हैं उनको समाप्त करना और लोगों को जालसाजी से बचाना, ये इसके उद्देश्य हैं। अब इस जो यूनिकोड प्रणाली है, लैंड होल्डिंग्स यूनिकोड प्रणाली, इसकी मुख्य विशेषता क्या है? तो इस वीडियो में मैं ये बता दूं कि सारी योजनाएं जो हैं इम्पोर्टेंट हैं, नई हैं, पुरानी हैं, सारी इसमें कवर की गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखें, पूरी योजनाएं कवर हो जाएंगी इसमें आपकी। ठीक है, आप आधा वीडियो देखते हैं, इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ पूरा वीडियो देखना, जिससे कि आपकी सारी योजनाएं कवर हो जाएं और एक बार में योजनाएं, अगर कोई नया स्टूडेंट्स है तो वो उसे एक बार में नहीं याद होंगी, तो वो 2-3 बार देखेगा तो उसे याद हो जाएंगी, या मैं PDF दे दूंगा उससे पढ़ लेना। ठीक है, तो देखते हैं यूनिकोड जो प्रणाली है। अब स्टार्ट करते हैं। यूनिकोड जो प्रणाली है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको विशेषताएं जरूर याद रखनी है इस योजना में। कि इसमें जो 16 अंकों का क्या मिलेगा? एक यूनिकोड प्रत्येक भूमि के लिए जारी किया जाएगा। तो कितने अंकों का? 16 अंकों का यूनिकोड, और प्रत्येक भूमि के लिए जारी किया जाएगा। अब इन 16 अंकों में जो पहले 6 अंक हैं, जो 16 अंक है, मान लो ये 1 to 16 अंक है, तो इसमें से पहले जो 6 अंक है उनमें क्या किया जाएगा? भूमि की जनसंख्या या आबादी के आधार पर ये जो आगे के 6 अंक हैं वो निर्धारित किए जाएंगे, आगे के 6 अंक। फिर उससे अगले 4 अंक, उससे अगले 4 अंक यानी कि 10 के बीच में ये 4 अंक, ये क्या? भूमि की विशिष्ट पहचान बताएगा। जो अगले 4 अंक होंगे उसमें 16 में से 6 के बाद तो वो भूमि की विशिष्ट पहचान, और 11 से 14 तक के अंक भूमि के विभाजन की संख्या बताएगा। ठीक है, 11 से 14 तक के अंक क्या बताएंगे? भूमि की विभाजन संख्या 14 तक के। अब उसके बाद 2 अंक बचे। 2 अंक का क्या काम है? तो अंतिम 2 अंक भूमि की श्रेणी बताएगा कि ये एग्रीकल्चर लैंड है या कमर्शियल लैंड है या कोई आवासी भूमि है। तो उसकी पहचान के लिए लास्ट के 2 अंक देखने पड़ेंगे, उससे ये पता चल जाएगा कि ये कौन से प्रकार की भूमि है, और ये सभी भूमि के लिए लागू है, कृषि, आवासीय या वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल के लिए। तो इसमें ये चीजें याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट, मिशन शक्ति अभियान। नेक्स्ट योजना क्या है? मिशन शक्ति अभियान। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 17 अक्टूबर 2026 में। एक पॉइंट। फिर इसका स्थान कहां से हुई? बलरामपुर देवीपाटन शक्तिपीठ द्वारा। अब इस परियोजना का क्या था? इस परियोजना की अवधि थी जो नवरात्रि शारदीय नवरात्रि अक्टूबर 2020 से जो अप्रैल 2021 तक की नवरात्रि तक। ठीक है, ये तो इसका क्या था? टाइम पीरियड। अब इसके उद्देश्य क्या थे? महिलाओं, बालिकाओं और बच्चों को सुरक्षा, गरिमा व स्वावलंबन को बढ़ावा देना, यानी कि महिलाएं, बालिकाएं और बच्चों की सुरक्षा व गरिमा तथा स्वावलंबन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य था, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, सुरक्षा के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य था। महिलाओं और बालिकाओं के खिलाफ अपराधों को रोक लगाना। तो ये सारे इसके क्या थे? उद्देश्य थे इस योजना के। अब इसमें विशेषताएं क्या हैं? कि बलरामपुर में एक दलित महिला के सम्मान में यह अभियान शुरू किया गया था,
और उत्तर प्रदेश में 75 जनपदों में महिलाओं और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रशिक्षण भी दिया गया इस योजना के तहत, और सुरक्षा और सम्मान के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया गया। तो ये मिशन शक्ति अभियान है। अब देखते हैं गंगा एक्सप्रेस वे। बाकी हम लोग यूपी जीके में ये सारा और एक्सप्रेस वे सारा कुछ पढ़ाएंगे, ठीक है, यूपी जीके में, ठीक है। अभी मात्र गंगा एक्सप्रेस वे और ये हमारा जो नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जेवर, उसके बारे में मतलब जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो हम पढ़ ले रहे हैं, फिर बाकी यूपी जीके में सारा यूपी को कवर करेंगे। इसके बाद जस्ट वीडियो आएंगे, 10 अप्रैल तक खत्म हो जाएंगे वो भी। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो इसका शुभारंभ मतलब कि इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया? 18 दिसंबर 2021 में ये बनना चालू हुआ था, ठीक है। तो ये तो बन भी गया है। तो 18 दिसंबर 2021 में ये जो है स्टार्ट किया गया था, चालू किया गया था बनाना, और ये नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने शिलान्यास किया था, यानी कि फाउंडेशन स्टोन जो है वो नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसकी कुल लंबाई 594 किलोमीटर है और इसकी लागत, इसमें लागत कितनी लगेगी? 36,200 किलोमीटर। और इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक है? तो ये मेरठ से प्रयागराज के बीच में बनेगा, यानी कि पश्चिम से पूर्व तक ये जोड़ेगा, यूपी के पश्चिम भाग को पूर्वी भाग से जोड़ेगा। और ये दिजौली गांव मेरठ में है, जोधापुर दांडू गांव ये वहाँ पे है प्रयागराज में। अब इसमें जो कौन कौन सी सिटी से होकर जाएगा? मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर और हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये सारे इन डिस्ट्रिक्ट से, इन जनपदों से होकर जाएगा। अब महत्व इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश का ये सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है, पश्चिमी और पूर्वी को जोड़ने वाला मार्ग है, और ये शाहजहांपुर में इसमें 3.5 किलोमीटर की क्या बनी है? एक हवाई पट्टी बनी है, जो कि आपातकालीन टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए जो है मतलब कि इसमें एक इमरजेंसी हवाई पट्टी भी बनाई गई है शाहजहांपुर में। ओके, अब देखते हैं जेवर एयरपोर्ट के बारे में। तो ये 25 नवंबर 2021 को, स्थान जेवर गौतम बुद्ध नगर में, लागत इसकी 10,500 करोड़, 10,050 करोड़, ठीक है। और ये पहला चरण से अधिक, ये पहला चरण है। कुल क्षेत्रफल 1300 हेक्टेयर में ये बनेगा, और उत्तर प्रदेश का पहला राज्य बना जहां पर 5 अंतर्राष्ट्रीय जो है हवाई अड्डे, मतलब कि यूपी में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, और ये एनसीआर का दूसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, और क्योंकि इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके बाद ये है, और ये जो नेशनल कैपिटल रीजन है यानी कि एनसीआर है, इसमें ये दूसरा है। तो क्या होगा, जो दिल्ली एयरपोर्ट का ट्रैफिक है वो यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा जब ये रेडी मतलब चालू हो जाएगा। तो ये इसी के लिए बनाया गया है, और भारत का पहला ये क्या है? 0 कार्बन इमिशन वाला एयरपोर्ट है। ओके, अब ये यहाँ पे क्या है? ये सेकंड स्कीम है, उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण अधिनियम 1974 जो है उसका संशोधन किया गया है। तो इस अधिवक्ता कल्याण अधिनियम में क्या संशोधन किया गया ये देख लेते हैं। तो ये यहाँ तक ये ऊपर वाला हो गया, ये दूसरी स्कीम है। तो ये जो अधिवक्ता हैं उनके लिए ये संशोधन अधिनियम है, और ये 10 नवंबर 2021 में लाया गया, और ये उत्तर प्रदेश मंत्री परिषद द्वारा 2017 में से घोषित किया गया था, लेकिन अब इसे अमेंडमेंट लाया गया उत्तर प्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि में। तो इसमें क्या होगा कि पंजीकरण के 30 वर्ष पूर्ण होने वाले 5848 अधिवक्ताओं को एकमुश्त सहायता दी जाएगी, ठीक है। तो इस पंजीकरण के 30 साल पूर्ण करने वाले, इस पंजीकरण में 30 साल जो पंजीकरण करके उनको 30 साल हो गए हैं, उनको क्या दी जाएगी? एक वित्तीय सहायता दी जाएगी, और कितनी दी जाएगी? 1.5 लाख थी पहले, उसे संशोधन के बाद अब 5 लाख की सहायता दी जाएगी। ये उसका ऊपर का है। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति अभियान। ओके, अब नेक्स्ट ये देखते हैं पोषण शक्ति अभियान क्या है। तो इसकी मंजूरी मिली थी 29 सितंबर 2021 को नरेंद्र मोदी जी द्वारा। अवधि वर्ष था 2021 से 2026 तक, यानी कि 5 साल तक की ये योजना है, 2021 से 2026 तक, 21-22 से 25-26 तक। इसका लक्ष्य क्या है? सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में 1 से 8 तक के बच्चों के लिए पकाया हुआ गर्म भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का लक्ष्य है।
और जो पूर्व में चल रही मध्याह्न भोजन योजना यानी कि MDM जिसे कहते हैं, मध्याह्न भोजन योजना, जो 1995 से चल रही है, उसका स्थान ये योजना लेगी, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। ओके, अब इसमें लाभार्थी क्या होगा कि देश भर में कितने स्कूल हैं? 11.20 लाख, यानी कि 11.20 लाख स्कूलों में कितने छात्र हैं? 11.80 करोड़ स्कूली बच्चे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा कि खाद्यान्न की आपूर्ति कितनी होगी? प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक छात्र को 100 ग्राम खाद्यान्न और उच्च प्राथमिक स्तर पर 150 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और वित्तीय परिव्यय कितना होगा? केंद्र सरकार इसमें 54,061.7 करोड़ 61.73 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता देगी, और राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेश इसमें 31,733.17 करोड़ रुपए देंगे। और खाद्यान्नों पर जो खाद्यान्न है यानी कि जो फूड है उसमें क्या करेंगी? खाद्यान्न पर केंद्र सरकार अतिरिक्त व्यय ये 45,000 करोड़ ये खाद्यान्न वाला अलग ही फिर से केंद्र सरकार देगी। मतलब ये तो देगी उसमें योजना के चालन में, और ये खाद्यान्न जो वो खाना प्रोवाइड किया जाएगा उसका जो रॉ मटेरियल है उसके लिए 45,000 करोड़ एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो टोटल व्यय हो जाएगा इसमें 1,30,794 करोड़ रुपए इस योजना में। अब देखते हैं मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना। तो ये मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना का शुभारंभ हुआ था 4 नवंबर 2024 को। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? जो अनाथ और बेसहारा जो बच्चे हैं उनको आश्रय, शिक्षा और सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। योजना की विशेषताएं क्या हैं? अब देखते हैं। तो पहले चरण में इसमें क्या बनाया जाएगा? 10 जो है संरक्षण गृह बनाए जाएंगे अनाथ और बेसहारा बच्चों के लिए, जिससे कि उनको आश्रय मिल सके, उन्हें शिक्षा दी जा सके और उन्हें जो है फूड सिक्योरिटी या जो भी सुविधाएं हैं बेसिक वो भी दी जा सके। तो इसमें पहले चरण में क्या होगा? 10 संरक्षण गृह बनाए जाएंगे, और ये संरक्षण गृह कहाँ पर बनाए जाएंगे? तो वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या, अमेठी, मथुरा, फिरोजाबाद, बस्ती, झांसी और कानपुर देहात में ये स्थापित किए जाएंगे। ठीक, इन जगहों पर ये 10 संरक्षण गृह बनाए जाएंगे, और प्रत्येक संरक्षण गृह में कितने 100 बच्चे रखे जा सकते हैं। तो एक संरक्षण गृह में 100 बच्चों की कैपेसिटी के लिए बनाया जाएगा कि 100 बच्चे तक रह पाए। और जो संरक्षण गृह हैं वो कौन कौन से बनेंगे? ये 3 प्रकार बनेंगे, जिसमें कि राजकीय बाल गृह, बालिका गृह, मतलब बालिका के लिए एक बाल गृह, बालक के लिए और किशोर के लिए राज संप्रेषण गृह, ये बनाए जाएंगे। और वित्तीय प्रावधान क्या है कि जो यूपी गवर्नमेंट है ये 100 करोड़ रुपए का बजट इसमें व्यय करेगी। मतलब 100 करोड़ इस योजना का बजट है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। ठीक है, नेक्स्ट स्कीम है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। इसमें क्या है? इसका शुभारंभ हुआ 1 अक्टूबर 2024 को, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। और इसमें उद्देश्य क्या है इस योजना का? युवा को उद्यमी बनाना, युवा उद्यमी हैं जो उनके विकास के लिए ये अभियान है। जो यंग एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए ये योजना लाई गई है। अब इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षित हैं या प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ना, ये इसका एक उद्देश्य है। दूसरा है 10 वर्षों में 10 लाख जो सूक्ष्म उद्यम इकाइयां हैं उनकी स्थापना करना, और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में रोजगार की सृजन करना। तो ये इस योजना का उद्देश्य है कि जो शिक्षित और प्रशिक्षित युवा हैं उन्हें स्वरोजगार से जोड़ना, और 10 लाख सूक्ष्म उद्यम इकाइयों की स्थापना और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन। ओके, अब योजना की विशेषता क्या है कि योजना की विशेषताओं में लाभार्थी जो हैं उनकी पात्रता क्या है? उनकी पात्रता 8 पास होनी चाहिए, या जो इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। अगर 8वीं पास है या उससे ज्यादा है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जो 8वीं पास है उनसे। ओके, तो ये इसकी योग्यता है। अब वित्तीय सहायता कौन कौन सी दी जाएगी, यानी कि जो फाइनेंशियल एड है वो कैसा दिया जाएगा? तो 5 लाख रुपए तक की परियोजनाओं के लिए बैंक द्वारा ऋण
ऋण पर बैंक द्वारा जो ऋण लिया जाएगा उस पर वित्त पोषण किया जाएगा। और 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की परियोजनाओं में ऋण की व्यवस्था से लाभार्थी, ऋण की जो व्यवस्था है वो लाभार्थी स्वयं करनी होगी। मतलब कि 5 लाख तक बैंक जो ऋण है उस पर वित्त पोषण मिलेगा, और 5 लाख से 10 लाख में क्या होगा, ऋण की व्यवस्था लाभार्थी को स्वयं करनी होगी। ठीक है, तो 5 से 10 लाख अगर है तो उसमें आपको स्वयं ही देना पड़ेगा। तो परियोजना में लागत और लाभार्थी का अंशदान अब देख लेते हैं कि कैसे करना होगा। तो जो सामान्य वर्ग है उसमें 15% देना होगा, ओबीसी में 12.5%, SC/ST को 10%, और जो बुंदेलखंड और पूर्वांचल और जो आकांक्षात्मक जिले हैं यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कि एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, चित्रकूट, चंदौली, सोनभद्र, यानी कि सारे नीचे बुंदेलखंड वाले, सोनभद्र है, फतेहपुर है, ये तो अलग है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर, ये नॉर्थ में आ जाएंगे, श्रावस्ती है। तो ये सारे कौन से आकांक्षात्मक जिले हैं यानी कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है। इनको क्या होगा, इनको केवल 10% अंशदान देना होगा। ठीक है, यहाँ इन लोगों को केवल 10% का अंशदान देना पड़ेगा। अब अनुदान व सब्सिडी देख लेते हैं किस प्रकार मिलेगी। तो अधिकतम जो 5 लाख रुपए तक की परियोजना की लागत पर, जो अभी देखा ना, 5 लाख तक की जो लागत पर 10% का मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी। मतलब 10% की मनी की सब्सिडी, मार्जिन मनी सब्सिडी मिलेगी 5 लाख रुपए तक की परियोजना पर। और बैंक के लिए गए ऋण पर 4 वर्षों तक 100% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ठीक है, और बैंक से अगर ऋण लिया है, बैंक से लिए गए ऋण पर 4 वर्ष तक 100% ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, और फिर CGTMSE यानी कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट एक्ट का खर्च राज्य सरकार द्वारा 7 वर्ष तक वहन किया जाएगा। ठीक है, इस ट्रस्ट के माध्यम से का खर्च राज्य सरकार द्वारा 7 वर्ष तक वहन किया जाएगा। और जो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए प्रति ट्रांजैक्शन 5 रुपए और अधिकतम 2000 रुपए प्रति वार्षिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान लगेगा। ठीक है, अब देखते हैं ऋण पुनर्भुगतान और मोराटोरियम पीरियड इस स्कीम का क्या है। तो इसमें जो ऋण की तिथि से अगर 6 माह तक का, मतलब कि इस योजना में जिस दिन आपने वो लिया ऋण, उस दिन से 6 माह तक का मोराटोरियम पीरियड दिया जाएगा। और यदि अगर जो लाभार्थी है जिसने लिया है वो 4 वर्ष में, जो जिसने ऋण लिया है वो 4 वर्ष में मूलधन एवं पैनल इंटरेस्ट, मतलब कि जो भी इंटरेस्ट है वो अगर चुका देता है बैंक को 4 वर्ष या 4 वर्ष के अंदर, तो क्या होगा, वह दूसरा चरण है 5 लाख से 10 लाख, उसके लिए ये एलिजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड फेज में क्या होगा, अधिकतम परियोजना की लागत इसमें 10 लाख रुपए तक है। ओके, तो इसमें क्या होगा, प्रथम चरण के लिए ऋण अधिकतम दोगुना। अब इसमें क्या हो सकता है कि सेकंड चरण में 10 लाख रुपए तक की परियोजना, या प्रथम चरण के लिए गए जो, मतलब प्रथम चरण में जितना भी ऋण लिया था उससे दोगुना या 7.5 लाख रुपए, जो भी कम हो। ठीक है, उस पर 50% की अनुदान दिया जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट जरूर याद रखना कि प्रथम चरण में लिए गए ऋण पर अधिकतम दोगुना और 7.5 लाख रुपए, जो भी इनमें से कम है, या तो दोगुना कम है या 7.5 लाख रुपए, मतलब मैक्सिमम 7.5 लाख रुपए, और दुगना करके भी 7.5 लाख रहा है तो उतना ही बराबर, जो भी कम है उस पर कितनी 50% का अनुदान यानी कि ग्रांट दिया जाएगा। अब योजना का जो क्रियान्वयन है, यानी कि कौन योजना ये लागू करेगा, तो ये जिला उद्योग या उद्यम प्रोत्साहन केंद्र, ठीक, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल नोडल एजेंसियां हैं, योजना का संचालन के लिए जिम्मेदार हैं। और जो नेगेटिव लिस्ट है, नेगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पाद और व्यवसायों को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब जो नेगेटिव लिस्ट में शामिल उत्पाद और व्यवसाय हैं उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, हॉट कूल्ड मील योजना। इसमें क्या है, ये 24 नवंबर 2023 को अयोध्या से जारी की गई।
इसमें क्या है, जो 3 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं वो आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों को गर्म व पौष्टिक भोजन प्रदान करना, ये इसका उद्देश्य है। ओके। और बच्चों को पोषण स्तर में, इससे क्या होगा कि बच्चों का जो पोषण स्तर है उसमें सुधार होगा और कुपोषण की समस्या को कम करना भी इसका उद्देश्य है। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब इस योजना में क्या विशेषताएं हैं? 80 लाख से अधिक पंजीकृत बच्चों को इस योजना से लाभ मिलेगा। प्रति बच्चे को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न उपलब्ध कराएगा। इस योजना में कितना? 70 ग्राम पर चाइल्ड इसमें खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। और कितने बच्चे? 80 लाख से अधिक बच्चे हैं। और बाल विकास एवं पुष्टाहार, बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर निगम और खाद्य रसद विभाग द्वारा इस योजना का संचालन होगा। तो ये इतने डिपार्टमेंट द्वारा इसका संचालन किया जाएगा इस योजना का। बाल विकास एवं पुष्टाहार और बेसिक शिक्षा, पंचायती राज, नगर विकास और खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा किया जाएगा। ठीक है। और 402 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से 35 जिलों में इसका विस्तार किया जाएगा। तो हॉट कोल्ड मील योजना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट, पीएम कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। अब ये 22 दिसंबर 2023 को शुभारंभ हुआ इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था किसानों को सौर ऊर्जा और उससे जुड़ी सुविधाएं प्रदान करना। इस योजना, कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? इसका योजना का उद्देश्य है किसानों को सौर ऊर्जा से जुड़ी सहायता प्रदान करना। ठीक है। और सिंचाई के लिए क्या? सोलर पंप और ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स को बढ़ावा देना। ठीक है। सिंचाई के लिए सोलर पंप और ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स को बढ़ावा देना भी इसका उद्देश्य। तो सबसे पहली चीज तो सौर ऊर्जा से जुड़ी सुविधाएं, सहायता प्रदान करना, और सोलर पंप और ग्रिड कनेक्टेड सोलर प्लांट्स को बढ़ावा देना, मतलब उन दोनों का एस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा किसानों के लिए इसमें। अब और तीसरा उद्देश्य क्या है? जो डीजल से पंप चलते हैं उन पर निर्भरता कम करके जो अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना और सोलर पंप लगाना डीजल पंप की जगह। तो ये इसके उद्देश्य हैं। अब योजना का जो वो है, अब एक सेकंड, अब योजना के प्रमुख घटक देखते हैं। योजना के प्रमुख घटक क्या हैं? घटक नंबर 1 में क्या किया जाएगा? सबसे पहले कि 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट की स्थापना की जाएगी। ठीक है। 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक। ठीक है। किलोवाट नहीं, मेगावाट तक। किसान सहकारी समितियां और किसान उत्पादक संगठन इसे स्थापित करेंगे। 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के सोलर प्लांट की स्थापना। और सरकार इसमें क्या देगी? 30% की सब्सिडी देगी। तो घटक ए में ये चीजें दी गई। दूसरी चीज क्या होगी कि स्टैंड अलोन सोलर पंपों की स्थापना भी की जाएगी। जो स्टैंड अलोन सोलर पंपों की स्थापना भी इसी योजना के तहत होगी, जिसमें कि पहले से चल रहे जो डीजल पंप है उन्हें सौर ऊर्जा से संचालित पंपों में बदला जाएगा। और जो सब्सिडी किस पे उपलब्ध होगी? जो 3 हॉर्स पावर से 10 हॉर्स पावर तक के पंप हैं उन पर सब्सिडी भी मिलेगी। अब तीसरा घटक सी देखते हैं। इसमें क्या होगा? ग्रिड कनेक्टेड सोलराइजेशन किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि किसान अपने खेतों में सोलर पैनल लगाकर अतिरिक्त बिजली, जो ग्रिड है यानी कि बिजली के केंद्र हैं, जो वहां पर बेच भी सकता है। ओके। तो ये 3 प्रकार के इसमें काम किए जाएंगे। अब उत्तर प्रदेश में योजना की स्थिति 2023-24 में 30,000 किसानों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। ठीक। 2023-24 में 30,000 किसानों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य बनाया गया है। और सरकार की ओर से 70% तक की इसमें सब्सिडी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में जो बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है और अन्य सिंचाई सुविधाएं विहीन क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब कि इस योजना को पहले वहां पे लागू किया जाएगा जहाँ पे सिंचाई सुविधाएं नहीं है, वहां पे इस योजना को लागू किया जाएगा, जैसे कि बुंदेलखंड, पूर्वांचल रीजन। अब देखते हैं नेक्स्ट स्कीम। तो नेक्स्ट है मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन। अब इसमें क्या है? यह योजना 10 अक्टूबर 2023 को लागू की गई उत्तर प्रदेश द्वारा। अब इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अनुकूल एवं टिकाऊ शहरी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सड़कों में आधुनिक सुविधाओं से लैस
सड़कें जो हैं उनको आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। शहरी यातायात, पैदल यात्री व बेहतर बुनियादी ढांचा तैयार करना इसका भी उद्देश्य है। और कार्बन उत्सर्जन को कम करने वाली सड़क संरचनाएं जो हैं उनका विकास किया जाएगा, जो कार्बन उत्सर्जन कम करें। अब योजना के प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ये भी देखते हैं। संपूर्ण सड़क सुधार और पुनर्विकास, इसमें क्या किया जाएगा कि सड़कों का पुनर्निर्माण मरम्मत के लिए अधिकतम 10% का बजट आवंटित किया गया है। यानी कि जो सड़कें हैं उन्हें रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए 10% का बजट आवंटित किया गया है। और यातायात को सुगमता और पैदल यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए फुटपाथों का निर्माण करना। ठीक है, तो ये संपूर्ण सड़क सुधार और पुनर्विकास के तहत किया जाएगा। दूसरा, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी थी, तो उसमें क्या किया जाएगा, ग्रीन जोन्स, हरे क्षेत्रों का विकास पेड़ पौधे लगाकर किया जाएगा। और सौर ऊर्जा आधारित स्ट्रीट लाइट्स की स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो सोलर से चलने वाली लाइट्स हैं उनका वो लगाई जाएंगी। और बस स्टॉप और ईवी चार्जिंग स्टेशन का निर्माण किया जाता है। तो ये ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ये काम किए जाएंगे। फिर स्मार्ट सिटी विकास में, अब स्मार्ट सिटी विकास में क्या किया जाएगा कि यूटिलिटी डक्ट यानी कि पानी, गैस, टेलीफोन की सारी लाइनें जो हैं वो रोड के अंदर से केबलिंग की जाएगी। और पैदल यात्री संरचनाओं में फुट ओवर ब्रिज हैं, सिग्नल सिस्टम हैं, अंडर ब्रिज हैं, इनका निर्माण किया जाएगा स्मार्ट सिटी विकास के तहत। और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से प्रदूषण को कम करने के उपाय भी किए जाएंगे। अब बजट भी देख लेते हैं। तो 2023-24 के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। प्रथम चरण में इसमें नगर निगमों को अनुदान प्रदान किया गया, मतलब कि पहले फेज जो चल रहा है उसमें क्या, जो नगर निगम है, जो यूपी में 17 नगर निगम हैं, उनको सबसे पहले इसमें ग्रांट दी गई है। फिर उसके बाद क्या होगा, इस योजना को नगर पालिका परिषद या नगर पंचायतों में शामिल किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट, वंदन योजना। अब ये 10 अक्टूबर 2023 को जो है लाई गई। इसका लक्ष्य क्या है, जो सांस्कृतिक है, पौराणिक, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों का विकास करना इसका उद्देश्य है वंदन योजना का। और श्रद्धालुओं और एवं आगंतुकों यानी कि जो भी जो फॉरेनर्स आते हैं उनको बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करना, उनके लिए जो बुनियादी सुविधाएं हैं, रहने खाने की पानी की व्यवस्था करना, उनका डेवलपमेंट करना ये। और नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों के अंतर्गत आने वाले जो स्थल हैं उनका विकास करना, ये इसके सारे क्या हैं, लक्ष्य हैं। अब मुख्य विशेषता क्या है, बुनियादी ढांचे का विकास। मुख्य विशेषताओं में पहली है बुनियादी ढांचे का विकास करना। अब इसमें कैसे किया जाएगा, प्रकाश की व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति व जल निकास की व्यवस्था, स्वच्छता एवं शौचालय की व्यवस्था, सुविधाओं का विस्तार या डेवलपमेंट। फिर दूसरा है महत्वपूर्ण स्थलों का उन्नयन किया जाएगा। कैसे, केवल उन परियोजनाओं को शामिल किया जाएगा जो अन्य योजनाओं में शामिल नहीं है। धार्मिक व ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों पर अवस्थापना विकास किया जाएगा उनका। फिर वित्तीय प्रावधान क्या है, 23-24 के वित्तीय वर्ष से ये प्रारंभ है और बजट की निगरानी जो है स्थानीय निकायों द्वारा की जाएगी इसमें। अब देखते हैं विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब इसका शुभारंभ हुआ 17 सितंबर। ठीक है, विश्वकर्मा जो जयंती है वो 17 सितंबर के दिन मनाई गई और उसी दिन इस योजना का शुभारंभ किया गया। ओके, एक सेकंड, हाँ, तो ये भी याद रखना है। फिर इसकी जो घोषणा है वो किसने की थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर कर दी गई थी 15 अगस्त 2023 पर, और मंजूरी इसे आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने 16 अगस्त को दे दी थी। ठीक है, अब योजना के प्रकार ये क्या है, ये केंद्रीय प्रायोजित योजना है, यानी कि पूर्णतः सेंट्रल से स्पॉन्सर्ड की गई स्कीम है, जिसमें कि पूरा पैसा कौन, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। बजट इसका 13,000 करोड़ रुपए है और अवधि 5 वर्ष है, 2023-24 से 27-28 तक। अब इसका जो टैगलाइन है ये याद रखना, सम्मान, समृद्धि, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। ठीक है, ये इसकी टैगलाइन है। अब इसमें क्या क्या है विशेषताएं,
कि लघु कुटीर उद्योगों का सशक्तिकरण। इसमें क्या होगा, जो एमएसएमई मंत्रालय इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है, ठीक है। जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग है, यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, ये इसका मंत्रालय की मेन नोडल एजेंसी है। बाकी जो कौशल विकास यानी कि स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप जो मिनिस्ट्री है तथा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये इसके साथ समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करके काम करेंगे। आर्थिक सहायता में ब्याज अनुदान पहली किस्त पे क्या मिलेगा, मतलब पहली किस्त में 1 लाख तक का ऋण मिलेगा 5% ब्याज दर पर, और 2 लाख तक का ऋण मिलेगा दूसरी किस्त में 5% ब्याज दर तक। और ये जो लोन है ये कोलेट्रल फ्री है, यानी कि बिना किसी गारंटी के, मतलब कोई चीज उसके लोन के लिए नहीं दिखानी है, ऐसे ही मिलेगा। आर्थिक सहायता ये दी जाएगी। और जो लाभार्थी कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन लोग ये ले पाएंगे जो लोन ये ले पाएंगे, जो कारीगर हैं, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, वो बढ़ई हैं, मोची हैं, कोबलर हैं, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, हथकरघा वाले, पावर लूम, ये हैंडलूम वाले लोग, और ये सारे क्या हैं, ये इसके क्या हैं, इससे लाभान्वित या इससे इस योजना के द्वारा लोन ले सकते हैं। और ये स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता है। अब देखते हैं नेक्स्ट, गोवर्धन योजना। तो गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक पहल है। जो गोवर्धन योजना है वो एक जो स्वच्छ भारत मिशन हम लोग पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत एक पहल है, और जिसका उद्देश्य क्या है, जैविक कचरे को उपयोगी संसाधनों में बदल कर स्वच्छता, गांव में स्वच्छता और सतत विकास को बढ़ावा देना, ठीक है। तो इस गोवर्धन योजना का मुख्य लक्ष्य यही लग रहा है, उद्देश्य कि गांव में स्वच्छता और सतत विकास को बढ़ावा देना, उनके कचरे को उपयोगी बनाकर, गोवर्धन योजना का ये। अब लक्ष्य इसमें क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है कि बायोगैस और बायोस्लरी का उत्पादन किया जाएगा। अब कैसे किया जाएगा, जो मवेशियों का गोबर है, फसल का अवशेष है, रसोई कचरा, बाजार अपशिष्ट को बायोगैस में बदला जाएगा। और ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, इसमें बायोडिग्रेडेबल कचरे का पुनर्चक्रण की सहायता की जाएगी। और किसानों को क्या लाभ होगा, खाद के रूप में बायोस्लरी दी जाएगी, खाद की जगह बायोस्लरी जो है वो डाल सकते हैं। और स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण में जैव कचरे का प्रबंधन व रिसाइकलिंग होगी, जिससे कि स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण होगा। प्रमुख बिंदु क्या है, प्रत्येक ब्लॉक में कम से कम 10 गोवर्धन परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा। जिला स्तर पर आदर्श गोवर्धन परियोजना के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये इसके प्रमुख बिंदु हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना। अब ये उत्तर प्रदेश में सितंबर 2023 में ये योजना शुरू की गई, जिसका उद्देश्य क्या था, मवेशी नस्ल सुधार और दूध उत्पादन को बढ़ाना। ये इसका उद्देश्य था कि जो मवेशी हैं उनकी नस्ल में सुधार करना और दूध का उत्पादन बढ़ाना। और जो यह योजना है ये नंद बाबा मिशन, जो अभी आगे पढ़ेंगे, नंद बाबा मिशन, उसकी एक क्या है, एक हिस्सा है ये योजना, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना, ठीक है। अब इसका लक्ष्य देखते हैं, दूध उत्पादन वृद्धि, दुधारू गायों की नस्ल में सुधार, लाभार्थी की सब्सिडी। मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि पहले 25 दुधारू गायों को 25 दुधारू गायों की 35 इकाइयां स्थापित करने वाले किसानों को सब्सिडी देना। और जो ये सब्सिडी है, ये सब्सिडी 3 चरण में दी जाएगी। गायों की खरीद पर, उनके संरक्षण पर, रखरखाव हेतु वित्तीय सहायता। अब प्रारंभिक चरण में योजना में 10 मंडल मुख्यालयों में लागू किया जाए, मतलब कि ये योजना 10 मंडल मुख्यालयों में लागू की जाएगी। कौन कौन से मंडल हैं, जिसमें कि अयोध्या है, गोरखपुर है, वाराणसी है, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर और झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली, इन जगह पर ये होगी। अब आकांक्षी नगर योजना, ओके। अब इसका शुभारंभ हुआ 12 सितंबर 2023 को। इस परियोजना की अवधि 2026 तक है, 31 मार्च। इसका लक्ष्य क्या है, नगरीय विकास को तेज करना, सरकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करवाना और शहरी क्षेत्रों में संतुलित व नियोजित विकास करना। ये इसके क्या है, लक्ष्य।
और मुख्य विशेषताएं क्या है, ये नीति आयोग द्वारा जो 16 मानदंड दिए गए हैं उनके आधार पर 100 आकांक्षी नगरों जो नगरीय निकाय हैं उनका चयन किया जाएगा और 2026 के बाद नई 100 नगरीय निकायों को शामिल किया जाएगा। मतलब पहले फेज में 100 नगर, फिर अगले 2026 के बाद 31 मार्च 2026 के बाद 100 नए निकायों को शामिल किया जाएगा और किया जाएगा, ये चीजें उसमें डेवलप की जाएंगी और यह योजना 2026 के बाद अगले 2 वर्ष तक और चलाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं खेत सुरक्षा योजना। ये जुलाई 2023 में आई। ये खेतों में जो जंगली और आवारा जानवर हैं उनसे बचाने के लिए ये योजना लाएगी, खेत की सुरक्षा करने के लिए योजना। इसमें क्या किया जाएगा, सौर बाड़ यानी कि सोलर फेंसिंग के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की जाएगी खेतों को। और इसकी विशेषता क्या है, खेतों या मेड़ों पर सोलर फेंसिंग लगाई जाएगी जिससे कि किसानों को सुरक्षा और कृषि उत्पादन में वृद्धि मिलेगी इस चीज से। ठीक है, जो आवारा पशु हैं वो नहीं आ पाएंगे खेत में। अब देखते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना। ठीक है, जो सूक्ष्म उद्यमी है उनके लिए दुर्घटना का बीमा योजना है मुख्यमंत्री के लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है मुख्यमंत्री द्वारा सूक्ष्म उद्यमी जो है उनके लिए दुर्घटना की बीमा योजना है। ये याद रखने के लिए, क्योंकि इनमें अब आगे काफी सारी योजनाएं हैं तो उनमें कंफ्यूजन हो। सूक्ष्म उद्यमी के लिए दुर्घटना, तो ये 28 जून 2023 को चलाई गई। ठीक है, और इसमें जो कौन कौन आ सकेगा, कितनी एज ग्रुप, 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के सारे सूक्ष्म उद्यमी यानी कि छोटे कारोबारी इसमें आएंगे। और वे व्यापारी जो व्यापारी दुर्घटना बीमा एक चलती है उसके अंतर्गत नहीं आते, वो वाले इसमें आ पाएंगे। तो व्यापारी दुर्घटना बीमा से लाभान्वित जो लोग हैं वो छोड़ के वो आ पाएंगे। 18 से 60 वर्ष की आयु होनी चाहिए और सूक्ष्म उद्यमी होने चाहिए। अब इसमें लाभ क्या मिलेगा, मृत्यु या स्थायी अपंगता पर 5 लाख, आंशिक या स्थायी अपंगता पर दिव्यांगता प्रतिशत के अनुसार वित्तीय सहायता दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा क्या है, दुर्घटना होने के 1 माह के भीतर डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जाएगा जो रुपए हैं उसका। उद्देश्य क्या है, जो एमएसएमई के उद्यमी हैं उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, जो ये छोटे या मझोले उद्योग वाले व्यक्ति हैं उनको प्रोत्साहन मिले कि ये भी मिल जाएगा हमें रुपये अगर कुछ हो गया। और उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण करना, ये इसके मेन उद्देश्य हैं इस योजना के। अब विशेष तथ्य क्या है कि जो 85% एमएसएमई इकाइयां अनौपचारिक रूप से कार्यरत हैं, इस वजह से उन्हें अनौपचारिक मतलब कि इनफॉर्मल और रजिस्टर्ड नहीं है इस वजह से। और इस योजना में सूक्ष्म उद्यमियों को वित्तीय सुरक्षा भी दी जाएगी इस योजना के तहत। अब ये उद्यमी मित्र, मुख्यमंत्री उद्यमी मित्र योजना है। ठीक है, वो सूक्ष्म लोगों के लिए बीमा की योजना थी, ये केवल उद्यमी मित्र योजना है। ओके, तो ये 17 जून 2023 को चालू की गई। इसका उद्देश्य क्या है, राज्य में निवेश की संभावना को बढ़ाना, यानी कि राज्य में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना इसका उद्देश्य है। क्योंकि ये उद्यमी जो है यानी कि जो बिजनेसमैन हैं उनको जो गवर्नमेंट है उसके बीच में संबंध सेतु का कार्य करना इस योजना का उद्देश्य है। अब कैसे है, क्योंकि इसकी मुख्य विशेषताएं क्या है कि जो इसमें उद्यमी मित्रों का नियुक्ति पत्र वितरित की जाएंगे, मतलब कि 102 उद्यमी मित्र की नियुक्ति की जाएगी जिससे कि जो बिजनेसमैन है वो गवर्नमेंट से आसानी से बातें या उनके बीच में आसानी से वार्तालाप हो सके। ठीक है, जिससे कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा कि अगर सारी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा जो दी जा रही हैं वो डायरेक्ट बिजनेसमैन को पता चल रही हैं या आसानी से वो चीज़ें मिल रही हैं तो वो इन्वेस्टमेंट भी करेंगे उद्यमी यानी कि बिजनेसमैन। अब औद्योगिक विकास नीति और खाद्य प्रसंस्करण नीति के तहत 232 करोड़ की प्रोत्साहन राशि निवेशकों द्वारा दी गई है इस योजना में। और उद्यमी मित्रों के कार्यों को प्रत्येक माह और वर्ष में मूल्यांकन इनका किया जाएगा। जो 102 उद्यमी मित्र नियुक्त किए जाएंगे उनको क्या किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा और 3 वर्ष का सफल कार्यकाल पूरा करने वाले उद्यमी मित्रों को शासन में नौकरी के अवसर में विशेष लाभ दिया जाएगा। 3 साल तक अगर उन्होंने सही से काम किया तो उन्हें सरकारी नौकरी जो है उनमें विशेष लाभ भी मिलेगा। और वैश्विक निवेशक सम्मेलन में प्रस्तावित निवेशों को धरातल पर लाने में सहायता करेंगे। ठीक है,
अब नंद बाबा दुग्ध मिशन जो अभी हम लोगों ने देखी थी उसकी रिलेटेड एक योजना नंदनी। अब इसमें नंद बाबा दुग्ध मिशन के बारे में देखते हैं। तो इसकी शुरुआत हुई थी 6 जून 2023 को। ठीक है, इसकी योजना की शुरुआत कब हुई थी? 6 जून 2023 को। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाना इसका उद्देश्य है। उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी बनाना इसका उद्देश्य है। और इसमें और क्या होगा? इस डेयरी सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से दुग्ध उत्पादक को उचित मूल्य पर दिलाना। ठीक है, जो दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य दिलाना भी इसका उद्देश्य है इस योजना का, नंद बाबा दुग्ध मिशन का। ओके, अब विशेषताएं देखते हैं। योजना के लिए 1000 जो करोड़ रुपए हैं उनका आवंटन किया गया है डेयरी किसान और जो उत्पादक संगठन है, ठीक, डेयरी एफपीओ, उनकी स्थापना का प्रस्ताव दिया गया है। और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 5 डेयरी एफपीओ स्थापित भी किए जाएंगे। ठीक है, 5 एफपीओ जो डेयरी के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी एस्टेब्लिश किए जाएंगे। और जिससे कि महिलाओं और इस योजना में क्या होगा? महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका भी होगी। ठीक, ये है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तो शुरुआत इसकी हुई 2 जून 2023 से। इसका उद्देश्य क्या है? ग्राम और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र और विकास कार्यों में भागीदारी बनाना। ठीक है, तो ग्राम और शहरी क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र के विकास कार्यों में भागीदारी बनाना। ओके, ये इसका उद्देश्य है। और इसके अलावा इसकी विशेषताएं क्या हैं? योजना पहले केवल ग्राम सभाओं में थी और अब इसे शहरी क्षेत्रों में भी लागू किया गया है। और इच्छुक लोग अपने गांव या क्षेत्र विकास के कार्यों में 60% तक की राशि को क्या योगदान कर सकते हैं, यानी कि डोनेट कर सकते हैं। और 40% धनराशि जो है वो कौन देगी? वो गवर्नमेंट देगी। तो 60% लोग योगदान दे सकते हैं और इच्छुक लोग जो भी इच्छुक हैं वो, और 40% जो है वो गवर्नमेंट देगी। तो इसमें क्या होगा? जो दानदाता हैं जिसने दी है 60% राशि में भागीदारी की है, तो उनका नाम जो शिलापट्टिकाओं पर लिखा जाएगा। और वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 30 करोड़ रुपए इसमें बजट आवंटित किया गया है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना का उद्देश्य ग्राम और शहरी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को उनके क्षेत्र में विकास में भागीदारी बनाना, यही इस योजना का उद्देश्य है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ओके, एक सेकंड। तो अब देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ओके, इस योजना के बारे में आप देखते हैं। तो ये 2023 से 26 के बीच में है और ये योजना 6 जून 2023 को जो है उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने 6 जून 2023 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को खरीफ 2023 से रबी 2025 से 26 तक लागू करने की स्वीकृति दी गई। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जून 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने इसे अप्रूव किया और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित आधारित फसल बीमा योजना जो है वो खरीफ 2023 से, जो खरीफ की फसल है उन्हें 2023 से और रबी की फसलें 2025 से 26 तक लागू करने की स्वीकृति दी गई है। ओके, 3 साल के लिए। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। तो इसका क्या है? जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, फसल का बीमा करने के लिए योजना है, ये पूरे जिले में सभी जिलों में लागू होगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूरे जिले में लागू होगी। और इसमें जो बीमा करने के लिए कौन कौन सी फसलें एलिजिबल होंगी? तो खरीफ की कौन सी फसलें? तो खरीफ की 10 फसलें हैं और रबी जो क्रॉप हैं उनमें 8 फसलें हैं। तो खरीफ की 10 और रबी की 8।
तो खरीफ की कौन कौन सी? धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और अरहर। और 8 फसलें जो रबी की हैं, उन कौन कौन सी फसलें हैं वो जिन पे बीमा होगा? गेहूं, चना, मटर, मसूर, जौ, अलसी, लाही, सरसों व आलू। ओके। अब इसमें लाभ क्या मिलेगा? प्राकृतिक आपदाओं और रोग कीटों से जो फसल क्षति हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा? किसानों को बीमा का कवर प्रदान होगा, किसानों को बीमा कवर दिया जाएगा। ओके। और अब बीमा की जो प्रीमियम दर है यानी कि रेट है वो क्या होगी? जितने का बीमा होगा उसकी प्रीमियम रेट क्या है? तो खरीफ मौसम में 2%, जो भी बीमित राशि है उसका 2%, और रबी फसल में 1.5%, और जो कैश क्रॉप है उनमें 5%। तो ये बीमा की प्रीमियम रेट है। ठीक है। अब देखते हैं अनुदान। अनुदान इसमें क्या मिलेगा? जो प्रीमियम है, तो प्रीमियम का जो शेष भाग है, जो प्रीमियम अमाउंट है, बीमा का प्रीमियम जो होता है, जो राशि है, उसका जो शेष भाग है वो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा, जो कि 50% अनुदान होगा, जिनमें 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार। ठीक है। अब कृषकों को क्या अधिकार है? यह बीमा कंपनी समय पर लाभ नहीं देती तो उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। ठीक है। अगर बीमा कंपनी उस फसल का अगर रुपए नहीं दे रही है, अगर खराब हो गई फसल, तो उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। ठीक है। अब देखते हैं जो सेकंड है इसके अंतर्गत पुनर्गठित। ठीक है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना। ठीक, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। इसमें क्या है? लागू क्षेत्र इसमें क्या है? 60 जो हैं जिले उसमें चयन किया गया है, 60 चयनित जिले हैं। कौन से? जो पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना, उसमें सारे जिले, इसमें 60। और बीमित जो फसलें हैं इसमें 7 फसलें दी गई हैं, जिसमें कि केला है, मिर्च, पान, हरी मटर, टमाटर, शिमला व मिर्च, आम। और इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो प्रतिकूल मौसम स्थितियां हैं उसमें, जैसे कि अधिक गर्मी हो, अधिक बरसात हो या कम बरसात हो, तापमान तेज हो या तेज हवा, आर्द्रता, इन कारणों से होने वाली जो फसल की क्षति है उसकी भरपाई की जाएगी। ठीक है। जो पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना, फसल बीमा योजना है। ओके। अब किसानों को मौसम संबंधी जोखिम से आर्थिक सुरक्षा प्रदान होगी, जिससे कि जो आर्थिक जो किसान को जो मौसम संबंधी जोखिम रहता है फसलों पर, उससे क्या मिलेगा? सुरक्षा मिलेगी। अब बीमा केंद्र के बारे में देखते हैं कि जो फसल बाहुल्य विकास खंडों में स्थापित मौसम केंद्रों पर इन फसलों का बीमा कराया जाए। तो बीमा केंद्र कहाँ पे हैं? जो फसल बाहुल्य विकास खंड हैं उनमें स्थापित एक जो मौसम केंद्र हैं, इन पर बीमा किया जाएगा, फसलों का बीमा किया जाएगा। ठीक, तो ये हो गई योजना। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना। तो इसका ये 2 जून 2023 को लागू हुई थी, और ये ग्राम स्तर पर पहले लागू की गई थी और शहरी स्तरों पर भी लागू की गई। इसमें भागीदारी क्या है? तो प्रदेश के मूल्यवासी जो देश विदेश कहीं भी रह रहे हैं या अपने गांव या शहर के विकास कार्यों में योगदान कर सकते हैं। ये हम लोग अभी देख चुके हैं इस योजना को। 60% जो दानदाता है, 4% राज्य सरकार है। ये हम लोग अभी देखी थी ना ये योजना, अभी जस्ट ये 2 बार लिख गई है। अब देखते हैं ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना और जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान से देखें। तो उत्तर प्रदेश में जो ग्रामीण पेयजल आपूर्ति से संबंधित योजनाओं का संचालन 1974 से केंद्र और राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत किया जा रहा है। मतलब कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो ग्रामीण पेयजल है उन योजनाओं का संचालन 1974 से किया जा रहा है। वो चाहे केंद्र द्वारा चलाए जा रहे हो अभियान या स्कीम्स, या राज्य सरकार द्वारा खुद। ठीक, तो अब थोड़ा ऐतिहासिक विकास देख लेते हैं ग्रामीण पेयजल योजनाओं का। तो ये पूरी क्रोनोलॉजिकल वे में है। तो 1974-75 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत पेयजल योजना लागू की गई। फिर 1977 में संसाधनों की कमी के कारण केंद्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना शुरू की। तो 1977 में त्वरित ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की शुरुआत की गई पेयजल आपूर्ति के लिए।
फिर 1984 में अनुसूचित जाति या जनजाति के लिए राज्य पोषित पेयजल योजना लागू की गई। फिर 2000 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत की गई। 2002-3 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम अनुसूचित जाति जनजाति पेयजल योजना को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में विलय कर दिया गया। जो प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना को विलय कर दिया गया, अनुसूचित जाति के लिए जो पेयजल योजना चलाई जा रही थी वो, ठीक, ये दोनों। फिर 2009 में केंद्र सरकार ने त्वरित ग्रामीण पेयजल योजना का नया स्वरूप, जो त्वरित ये चलाई गई थी ना 1977 में, तो इसको नया रूप दिया राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम 2009 के अंतर्गत, ठीक है, 2009 में केंद्र सरकार ने। और 2016-17 में राज्य सरकार ने राज्य ग्रामीण पेयजल योजना शुरू की गई, और जो कि केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं से अलग जरूरतों को पूरा करती है, ठीक। फिर अब 2020 में जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना को जल जीवन मिशन में समाहित कर दिया। तो 2020 में जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना है, ये वाली जो ये मर्ज की गई थी, नया स्वरूप था जिसका, इसको जल जीवन मिशन में मर्ज कर दिया गया 2020 में। अब राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम और का वित्त पोषण देख लेते हैं। तो भारत सरकार और राज्य सरकार 50-50 रुपये देते हैं, यानी कि 50-50% वित्त पोषण में भागीदारी करते हैं। और पहले 10 से 15% धनराशि जल स्रोतों की स्थिरता और संचालन के अनुरक्षण हेतु आवंटित की जाती थी, और लेकिन 2017 में इसे हटा दिया गया। प्रधानमंत्री जो जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत अल्पसंख्यक बाहुल जनपदों में भी पेयजल योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जो अल्पसंख्यक बाहुल जनपद हैं, जिनमें अल्पसंख्यक की संख्या ज़्यादा है, वहाँ पे भी ये योजना संचालित की जा रही हैं। अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट एक योजना जो कि है जल जीवन मिशन। तो इसमें क्या है, ये लक्ष्य जरूर याद करें, 2024 तक हर घर नल से जल, ये इसका लक्ष्य था। सर्वेक्षण डेटा देखें, उत्तर प्रदेश में 97,494 आबाद गांव हैं। कुल जनसंख्या जिनमें कितनी है, 16.94 करोड़। ये, और कुल बस्तियां कितनी है, 2,59,739 है। कुल बस्तियां इतनी हैं, इतने गांव में इतनी जनसंख्या, इतनी बस्तियां हैं। हैंडपंप कवरेज कितनी है, 2,89,536 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं। औसतन प्रत्येक 58 ग्रामीण पर एक हैंडपंप उपलब्ध है, ठीक है। तो ये याद रखना पॉइंट कि 58 लोगों पर एक हैंडपंप है। और न्यूनतम क्या है, 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये क्या है, आवश्यकता पूरी कर। तो ये भी टारगेट है कि 40 लीटर प्रतिदिन इतनी आवश्यकता पूरी की जा सकी है, मतलब की जा चुकी है। और जो जल जीवन मिशन है उसका टारगेट अल्टीमेट क्या है, जो टैप वाटर मिशन आया है ना, उसमें 55 लीटर प्रति व्यक्ति है, तो 40 लीटर तो की जा चुकी है। अब पाइप पेयजल, जो जल जीवन मिशन के तहत 2024 में ग्रामीण परिवारों को पाइप जल आपूर्ति से जोड़ने का लक्ष्य है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं मुख्यमंत्री पर्यटन विकास सहभागिता योजना। तो ये योजना कब आई, ये 12 मई 2023 को स्वीकृति मिली। इसका उद्देश्य क्या है, प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक धार्मिक ऐतिहासिक स्थल का चयन कर उसमें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना। तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक धार्मिक स्थल या ऐतिहासिक स्थल का चयन करना है और उसे पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करना है, क्योंकि ये पर्यटन विकास सहभागिता योजना है, इसके अंतर्गत ये होगा। और अल्पज्ञात जो पर्यटन स्थल हैं, यानी कि बहुत कम लोग जानते हैं, उन्हें पहचान देकर उच्च स्तरीय पर्यटन केंद्रों के रूप में विकसित करना है। और जो पर्यटन सेवा प्रदाता को आकर्षित करना और आवश्यक मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना, स्थानीय उद्यमियों को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर बढ़ाना, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना, प्रदेश के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल एवं अन्य स्थलों से जोड़ना।
अब वित्तीय प्रावधान कैसे हैं? न्यूनतम 25 लाख रुपए से अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक का प्रस्ताव स्वीकार किए जाएंगे इस योजना के तहत, ठीक है, डेवलप करने के लिए। और 50% जो है वो ग्रांट मिल सकती है, जिसमें कि 50% तक अंशदान की व्यवस्था है। और कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति, सरकारी या अर्धसरकारी या गैर सरकारी संगठन इस योजना में भाग ले सकता है और पर्यटन जो ऐतिहासिक स्थल है उनका डेवलप कर सकता है। सांसदों और विधायकों को स्थानीय निधियों से 50% तक की परियोजनाओं की लागत के लिए धनराशि कन्वर्जेंस प्रस्ताव के तहत उपलब्ध कराई जा सकती है, ठीक है। अब देखते हैं मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना, नई शहर प्रोत्साहन योजना। तो ये स्वीकृति मिली थी 5 अप्रैल 2023 को। इसमें क्या है? नए शहरों का विकास करना और शहरी विस्तारीकरण को बढ़ावा देना। ओके, तो ये 2023 को लॉन्च की गई और इसका ये लक्ष्य है। लक्ष्य क्या है? नए शहरों का विकास और शहरी विस्तारीकरण को बढ़ावा देना। और योजना 2022-23 से अगले 5 वर्ष या अगले आदेशों तक लागू होगी। और इस योजना में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद या विकास प्राधिकरण और विशेष क्षेत्र प्राधिकरण पात्र होंगे। ओके, और महत्वपूर्ण प्रावधान इसमें क्या है? महत्वपूर्ण प्रावधान ये है कि न्यूनतम जो 25 एकड़ क्षेत्र है कि 25 एकड़ क्षेत्र की टाउनशिप विकसित की जाएगी और विशेष परिस्थितियों में इसे 1.25 एकड़ तक, ये 0.25 एकड़ है, 1.25 एकड़ तक छूट संभव है, ठीक है। और जो पात्र आवेदक को सरकार द्वारा जो भूमि अर्जन की कुल लागत का 50% तक वित्तीय सहायता मिलेगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से भूमि अर्जन की कुल लागत जितनी भी है उसमें 50% वित्तीय सहायता दी जाएगी, ओके, गवर्नमेंट के द्वारा। और सरकार से जो मिलने वाली वित्तीय सहायता है वो ब्याज रहित होगी और 20 वर्ष तक की अवधि तक होगी। तो वो उस पर ब्याज भी नहीं लगेगा और 20 वर्ष तक की उसमें अवधि है। और इससे क्या होगा? आवासीय और व्यावसायिक भूखंडों की लागत कम होगी, जिससे शहरों में आवास की उपलब्धता बढ़ेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा? नए शहरों का विकास होगा और शहरी विस्तारीकरण को बढ़ावा भी मिलेगा, ठीक। और ये 5 साल के लिए है योजना। अब देखते हैं अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर विद्युत फ्लैट रेट योजना। अब इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पावरलूम जो बुनकर हैं, यानी कि जो मशीन से कपड़े बनते हैं, यहाँ पे पावरलूम एक हैंडलूम हाथों से और पावरलूम यानी कि बिजली से। तो उनमें क्या होगा? जो पावरलूम बुनकर हैं उनको रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए ये योजना चलाई गई है। इसके मुख्य बिंदु क्या है? 5 किलोवाट तक का विद्युत कनेक्शन वाले पावरलूम बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी। वाराणसी में कालाबत्तू जरी निर्माण उद्योग को भी इस योजना में शामिल किया गया है। और सहयोगी उपकरण, प्रकाश मतलब कि लाइट्स और पंखे का भार पावरलूम और अन्य उपकरणों के कुल भार का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि जो मेन तो उसका ही है मशीन का लोड, और जो अन्य उपकरण है उनका भार, कुल भार का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि पंखे और लाइट का जो लोड है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और यह योजना 1 अप्रैल 2023 के वित्तीय वर्ष से 23-24 के लिए लागू की गई, मतलब 1 साल के लिए, ठीक है। अब फ्लैट रेट विद्युत शुल्क के बारे में देख लेते हैं कि कितनी मिलेगी। तो अनुदान ऊर्जा विभाग द्वारा सीधे बिजली बिल में छूट प्रदान की जाएगी। इसमें जो ये छूट की बात की गई थी ना, फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी। अब इसमें कैसे मिलेगी? जो अनुदान ऊर्जा विभाग है उसके द्वारा सीधे बिजली बिल में छूट दी जाएगी और हथकरघा विभाग अनुदान राशि की प्रतिपूर्ति ऊर्जा विभाग को करेगा, ठीक है। तो ये जो छूट दी गई उसकी प्रतिपूर्ति ये विभाग करेगा, हथकरघा विभाग अनुदान राशि। अब इसमें पावरलूम अगर 0.5 हॉर्स पावर यानी कि 60 रीड स्पेस तक है तो उसे शहरी क्षेत्र में कितना देना पड़ेगा? ₹400 प्रति पावरलूम,
ठीक, फ्लैट रेट, कोई रीडिंग नहीं, मतलब कि 400 रुपये पर पावर लूम के हिसाब से देना पड़ेगा। और अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो उसे 300, और 1 हॉर्स पावर तक का है तो 800 रुपये, और 600 रुपये गाँव में यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में। और 5 किलोवाट से अधिक बाहर है अगर उसका तो 700 प्रति हॉर्स पावर, अधिकतम 9100 प्रति माह। ठीक है, तो पर आवर जो प्रति हॉर्स पावर 700 रुपये, और अधिकतम मैक्सिमम कितना देगा, 9100 रुपये प्रति माह दे सकता है। तो योजना की शर्तें क्या है कि पावर लूम के लिए अनुमन्य जो भार है वो सहायक उपकरण या प्रकाश पंखे को 10% नहीं होना चाहिए। ये हम लोग देख चुके हैं कि जो पावर लूम का जो भार है और जो अन्य उपकरण जो लगे हैं उनके भार जो है वो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए, और अन्य किसी उपकरण के उपयोग पर स्थायी रूप से छूट प्राप्त कर दी जाएगी। अब देखते हैं झलकारी बाई कोरी हथकरघा एवं पावरलूम विकास योजना। ठीक है, अब इसकी स्वीकृति मिली थी 5 अप्रैल 2023 को। इसमें क्या है, अनुसूचित जाति में हथकरघा एवं पावरलूम बनकरों को आर्थिक सहायता दी जाएगी जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन्हें। और योजना पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगी। हथकरघा और पावरलूम यानी कि हैंडलूम और पावरलूम की खरीद पर 80% से 60% तक का अनुदान यानी कि ग्रांट भी दी जाएगी, मतलब कि ग्रांट दी जाएगी गवर्नमेंट द्वारा। और योजना की अवधि 5 वर्ष है। फिर मुख्यमंत्री हैंडलूम और पावरलूम विकास योजना, ये सामान्य उसमें क्या है, ये भी 5 अप्रैल ही को आई थी, और इसमें सभी वर्गों को, उसमें केवल SC ST, इसमें सभी वर्गों को और युवा पीढ़ी को बुनकर व्यवसाय को जोड़ने का प्रोत्साहन भी इस योजना के तहत किया जाएगा। और इसमें 60 to 80% अनुदान दिया जाएगा, और ये भी 5% के लिए। ठीक है, अब निषाद राज बोट सब्सिडी योजना, ये 29 मार्च को आई 2023 में। इसमें क्या है, मछुआरों और मत्स्य पालकों को नाव, जाल, लाइफ जैकेट आदि खरीद पर 40% तक का अनुदान। ठीक है, और योजना की अवधि 5 वर्ष, और योजना के लाभार्थी 15,000 लाभार्थियों को लाभ देना लक्ष्य है, और कुल बजट 44.25 करोड़। अब देखते हैं नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम। ठीक है, उत्तर प्रदेश मिलेट्स कंदन, जैसे कंदन भी कहते हैं मिलेट्स को, उसका पुनरुद्धार कार्यक्रम। तो ये स्वीकृति 28 जनवरी 2023 को स्वीकृत किया गया। और इसके मुख्य बिंदु क्या है, मिलेट्स, और मिलेट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ज्वार, बाजरा, कोदों और सांवा और रागी की खेती व प्रसंस्करण व विपणन। ठीक है, इसको बढ़ावा मिलेगा। और योजना की अवधि 5 वर्ष है, और बजट इतना है 186.26 करोड़। अब बीज मिनी किट का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, यानी कि बीज की जो किट है उसका निःशुल्क वितरण होगा। 2.5 लाख किसानों को 4 वर्षों में वितरित किए जाएंगे ये। और लघु व सीमांत किसान जो मार्जिनाइज फार्मर हैं उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी बीज देने में। और 25% लाभ अनुसूचित जाति व जनजाति के किसानों को दिया जाएगा। महिलाएं किसान को भी विशेष वरीयता दी जाएगी। अब जो प्रसंस्करण है या पैकेजिंग है, विपणन केंद्र और मोबाइल आउटलेट स्टोर की स्थापना की जाएगी। और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, 2023 में जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जो मिलेट ईयर है, जैसे श्री अन्न भी कहा है, उसको घोषित किया गया था। मतलब कि 2023 का वर्ष मिलेट का वर्ष होगा, ये UN ने जो है बताया था, घोषित किया था। तो ये भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख मिलेट उत्पादन क्षेत्र में जो ज्वार है वो 1.17 लाख हेक्टेयर, बाजरा 9.05 लाख हेक्टेयर, कोदो 0.02 लाख हेक्टेयर, सांवा 0.05 लाख हेक्टेयर। तो क्या हुआ, ये फसलें कम उपजाऊ व शुष्क और वर्षा आधारित भूमि में उगाई जाती हैं। ये इनका उत्पादन है, और ये कम उपजाऊ व शुष्क और वर्षा आधारित भूमि में ये चीजें उगती हैं। अब देखते हैं प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन एग्री जंक्शन योजना। ओके, अब इसके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन
एग्री जंक्शन योजना। तो ये योजना स्वीकृति कब मिली थी? 28 जनवरी 2023 को। ओके, इस योजना के उद्देश्य क्या थे? कृषि से जुड़े प्रशिक्षित युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना, यानी कि जो प्रशिक्षित युवा हैं उनको स्वरोजगार के अवसर उत्पादन, कृषि से जुड़े जो युवा हैं प्रशिक्षित, उसे स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ओके, और किसान को वन स्टॉप शॉप के माध्यम से सभी कृषि सेवाएं उपलब्ध कराना। इसकी योजना की अवधि कितनी है? 5 साल। ठीक, 22-23 से 26-27। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है 5 वर्षों में 10 एग्री जंक्शन जो केंद्र है उनकी स्थापना करना। 10,000 एग्री जंक्शन केंद्र की स्थापना करना, और 2022-23 में 756 एग्री जंक्शन जो केंद्र हैं उनकी स्थापना का लक्ष्य है। यानी कि पहले साल में इतने 756 एग्री जंक्शन जो केंद्र हैं उनकी स्थापना हो जाए, ये लक्ष्य है। इसमें बजट जो है 647.17 लाख रुपए है। अब योजना का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो नाबार्ड और जो सहकारी बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक हैं, और जो अन्य बैंकें हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनके द्वारा, उनके माध्यम से यहाँ पे ऋण की सहायता दी जाएगी। और ऋण पर ब्याज का अनुदान कितना मिलेगा? 42,000 तक बैंक एडेड सब्सिडी, और किराए में सहायता 1 वर्ष में 1,000 रुपये प्रति माह, अधिकतम 50%। ठीक है, ये। अब योग्यता क्या है? कृषि या संबंधित विषयों में स्नातक हो युवा, और अब तक की उपलब्धि में क्या हुआ है? 15-16 से 21-22 तक 4313 एग्री जंक्शन केंद्र जो है वो स्थापित किए गए हैं। धन वापसी और ब्याज देखें तो इसमें जो प्रथम 3 वर्ष तक क्या दिया जाएगा? 6% साधारण ब्याज, और चौथे वर्ष में 8%, और अधिकतम पुनर्भुगतान अवधि 6 वर्ष की दी गई। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है ये है पहली 3 साल के लिए 6%, और अगले 4th ईयर के लिए 8%, और अधिकतम जो है 6 वर्ष तक की अवधि है। और तय समय पर पुनर्भुगतान न होने पर भूमि सरकार के स्वामित्व में चली जाएगी। ठीक है, अगर ये भुगतान नहीं किया जो ऋण लिया है तो क्या होगा? जो भूमि है वो सरकार के अधीन हो जाएगी। अब देखते हैं मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये इंपोर्टेंट योजना है। ये 22 दिसंबर 2022 को स्वीकृति मिली, और ये 5 वर्ष के लिए है, 2022-23, 26-27 तक। और क्रियान्वयन ये 2 उपयोजनाएं कंपोनेंट ए तथा बी के माध्यम से चलती हैं। अब जिसमें कि क्या है? कंपोनेंट ए में जो मनरेगा कन्वर्जेंस या पट्टा धारकों के माध्यम से ग्राम सभा व अन्य पट्टे तालाबों में प्रथम वर्ष में निवेश की सहायता मिलेगी, और यूनिट लागत इसमें कितनी होगी? 4 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर। अनुदान इसमें कितना मिलेगा? 40% अनुदान भी दिया जाएगा। और कंपोनेंट बी में जो मत्स्य बीज बैंक की स्थापना की जाएगी, और यूनिट लागत इसमें 4 लाख प्रति हेक्टेयर, इसमें भी अनुदान 40% दिया जाएगा। और फिर लाभार्थी चयन, ये जिला स्तरीय समिति जो बनाई जाएगी उसके द्वारा लाभार्थी, मतलब कि उन लोगों का चयन किया जाएगा जिसमें इसे शामिल किया जाएगा। लाभार्थियों का चयन इस तरीका से किया जाएगा। अब देखते हैं एक जिला और एक उत्पाद योजना। ठीक है, 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 स्पोर्ट्स स्कीम। ये क्या है? 2022 में आई। इसमें क्या था? हर जिले में एक विशेष खेल को बढ़ावा देना, और एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर खेल प्रतिभाओं को विकसित करना, और जिलेवार खेलों के आधार पर खेल अवसंरचना का विकास करना, और स्थानीय खिलाड़ियों को प्रशिक्षण एवं करियर के अवसर प्रदान करना भी इसका उद्देश्य था। अब मुख्य विशेषताएं क्या हैं? इसके अंतर्गत क्या किया गया है अभी कि 10 जिलों के जो खेल हैं उनमें बदलाव किया गया है। तो ये जरूर याद रखना है, 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। कौन कौन से हैं? तो मथुरा जो है डिस्ट्रिक्ट, उसमें क्या किया गया है? जो पहले जूडो था अब कुश्ती वहाँ कर दिया गया। ऐसी बलिया में बैडमिंटन से एथलेटिक्स, अम्बेडकर नगर में बैडमिंटन से एथलेटिक्स, और कानपुर देहात में भी बैडमिंटन से एथलेटिक्स जो है 1 डिस्ट्रिक्ट और 1
स्पोर्ट्स के माध्यम से ये चेंज किए गए हैं। फतेहपुर में भी एथलेटिक्स कर दिया गया, श्रावस्ती में बैडमिंटन से कबड्डी कर दिया गया, झांसी में हॉकी और गोंडा में हॉकी और लखीमपुर में बैडमिंटन से हॉकी, बहराइच में फुटबॉल। तो ये इसमें परिवर्तन किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना। अब बाकी ये और है जो भी और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स वाले हैं जिले। अब इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना के योजना में देखते हैं क्या है। तो ये क्या है, 5 वर्ष तक संचालित रहेगी और इसमें क्या है, पावर लूम जो बुनकर हैं वो लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश के, और बुनकरों की संख्या कितनी है, 2.5 लाख पावर लूम कार्यरत हैं इस योजना में। जो है कितने, 2.5 लाख पावर लूम कार्यरत हैं और 5.5 लाख बुनकर जीवन यापन कर रहे हैं। मतलब कि इस योजना के अंतर्गत जो बुनकर सौर ऊर्जा योजना है, इसमें कितनी बुनकरों की संख्या है, 5.5 लाख बुनकर कार्यरत हैं और पावर लूम कितने कार्यरत हैं, 2.5 लाख। और इसकी एजेंसी कौन सी है, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी। ठीक है, यूपी नीडा, ये इसकी क्रियान्वयन एजेंसी है। अब इसमें जो सामान्य पावर लूम बुनकर है उसको सोलर प्लांट की जो जितनी लागत है उसका 50% ग्रांट दिया जाएगा, और जो अनुसूचित जाति जनजाति के बुनकर हैं उन्हें 75% तक अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, तो पावर लूम के बढ़ावा देने के लिए ये सोलर प्लांट लगवाएंगे तो उसमें क्या 50% सब्सिडी और ग्रांट दी जाएगी, मतलब, और 75% अनुसूचित जाति का अगर बुनकर है तो। और महिला बुनकरों को लाभ कम से कम 10% लाभार्थी महिलाएं होंगी। इन जो भी ये ग्रांट दिया जा रहा है, जो सामान्य जो पावर लूम बुनकर हैं या अनुसूचित जाति के बुनकर हैं, तो इनमें 10% तो वोमेन को दिया जाएगा, जो वोमेन बुनकर हैं उनको। अब इसमें क्या होगा, रोजगार के प्रभाव के 75,000 प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन होगा और 50,000 बुनकर लाभान्वित होंगे इससे। अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय राज्य कर्मचारी कैशलेस चिकित्सा योजना, शुरुआत इसकी हुई थी 21 जुलाई 2022 को। इसका उद्देश्य क्या है, जो राज्य के सरकारी सेवक या सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा की जो चिकित्सा सुविधा है उसको सुविधा प्रदान करना। ये कहाँ पे लागू की गई थी, ये कहाँ लागू है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में ये लागू की जाएगी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो सूचीबद्ध निजी या प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उनमें, और इससे मुख्य लाभ क्या होगा, जो सरकारी कर्मचारी हैं को इलाज के लिए नगद भुगतान की आवश्यकता नहीं होगी, बेहतर और सुलभ सुविधाएं उपलब्ध होंगी, यानी कि ये कैशलेस ट्रांजेक्शन रहेगा इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट, डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र की योजना। उत्कृष्टता केंद्र योजना, तो इसकी शुरुआत 22 अप्रैल 2022, शुभारंभ ये BHU से वाराणसी से, और इसका क्या है, क्रियान्वयन कौन कर रहा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फेडरेशन ऑफ सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस एंड अधिकारिता मंत्रालय, यानी कि एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री। ठीक, तो इसका लक्ष्य क्या है, जो SC के छात्र हैं उनको UPSC सिविल सर्विसेज की मुफ्त कोचिंग सुविधा प्रदान करना इसका लक्ष्य है। योजना का विस्तार, ये 31 केंद्रीय विद्यालयों में लागू है और प्रत्येक में कोचिंग केंद्र के लिए 100 सीटें हैं, मतलब कि 31 केंद्र हैं जिसमें कि 100 सीटें पर केंद्र पर हैं। महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, 33% अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित, मतलब कि रिजर्वेशन भी इसमें 33% जो सीटें हैं वो वुमेन द्वारा भरी जाएंगी। यदि महिलाएं पूरी नहीं होती तो SC वर्ग के पुरुष या ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों को मौका मिलेगा। ओके, अब लाभ क्या है, कोचिंग का लाभ, प्रत्येक छात्र केवल एक बार लाभ प्राप्त कर सकेगा, तो केवल एक बार कोचिंग की जो है सुविधा दी जाएगी। और वित्तीय सहायता, इसमें प्रत्येक बच्चे को 75 लाख वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।
ठीक है, तो इस योजना के तहत 75 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रत्येक विश्वविद्यालय को 75 लाख का वार्षिक अनुदान दिया जाएगा इस योजना को लागू करने के लिए। ठीक है, और प्रत्येक छात्र के लिए 75,000 प्रतिवर्ष की सहायता भी दी जाएगी। 75 लाख अनुदान विश्वविद्यालय को और छात्र को 75,000, और पूरा खर्च यही फेडरेशन देगी। अब देखते हैं स्वामित्व योजना। तो स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है? सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद द इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया, ये स्वामित्व की फुल फॉर्म है। तो ये योजना क्या है? तो स्वामित्व योजना का उद्देश्य जो पंचायती राज मंत्रालय है भारत सरकार का, राज्य के राजस्व विभाग और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से ड्रोन सर्वेक्षण तकनीकी के माध्यम से क्या करेगा? ग्रामीण आबादी के आवासीय अधिकार अभिलेख तैयार करेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि जो ग्रामीण आबादी के जो आवासीय अधिकार हैं उनके लिए अभिलेख ड्रोन के माध्यम से तैयार करेगा। अब योजना के प्रमुख लक्ष्य क्या हैं? कि ग्रामीण नागरिकों को ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना और एक वित्तीय परिसंपत्ति के रूप में उपयोग करने में मदद करना। बाकी भूमि जो अभिलेख हैं और GIS नक्शे हैं, नक्शों का निर्माण करना और संपत्ति कर का निर्धारण करना, संपत्ति संबंधी विवादों को कम करना। तो ये इस योजना के उद्देश्य हैं। अब देखते हैं मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ओके, ये 15 फरवरी 2021 में शुभारंभ हुआ था इस योजना का, 15 फरवरी 2021 को। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग, IAS, IPS, IFS, PCS, मेडिकल और IIT प्रवेश परीक्षाओं के लिए विशेषज्ञ पंजीकृत छात्रों को निःशुल्क टैबलेट और लैपटॉप प्रदान किए जाने की घोषणा की गई थी इसमें। और तो ये था मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। अब मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में क्या था? उत्तर प्रदेश ये बजट 2021-22 में दी गई थी और इसमें क्या था उद्देश्य? महिलाओं और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटाना, मुख्यमंत्री सक्षम पोषण योजना में। और इसमें क्या था? 6 माह से 5 वर्ष तक के कुपोषित बच्चों को ड्राई राशन व पोषण आहार दिया जाता है और 11 से 14 वर्ष की अनीमिया ग्रस्त जो किशोरियां हैं उनको विशेष पोषण प्रदान किया जाता है मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना में। अब देखते हैं नेक्स्ट, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, तो ये 21 जनवरी 2020 में, ठीक है, और इसका पुराना नाम क्या है? मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना, जो कि 14 सितंबर 2019 को चलाई गई थी। तो इसका दूसरा नाम कर दिया गया मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण, लगा दिया कल्याण योजना। ठीक, पहले थी कृषक दुर्घटना बीमा योजना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले केवल खातेदार और सह खातेदार किसान लाभार्थी थे, लेकिन अब इसमें क्या किया गया कि अब इसमें किसान की जो पत्नी है, पुत्र पुत्रियां हैं या पौत्री या बटाईदार भी पात्र कर दिए गए हैं। पहले केवल किसान और खातेदार, जो खातेदार और सह खातेदार किसान लाभान्वित थे, अब इसमें बढ़ा दिया गया है। और इसमें एज कितना है? 18 से 70 के पात्र होंगे। और इस योजना में 100% ये राज्य सरकार यानी कि यूपी गवर्नमेंट द्वारा वित्त पोषित योजना है। और जो दुर्घटनावश मृत्यु या दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम इसमें 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी और 60% से अधिक दिव्यांगता होने पर 2 लाख की सहायता मिलेगी। और भूमिहीन किसान है जो पट्टे पर भूमि या बटाई पर खेती करते हैं, वे भी इसमें पात्र होंगे। ठीक है, तो वे भी किसान पात्र होंगे जिनके पास भूमि नहीं है और जो केवल पट्टे पर भूमि उठा के काम करते हैं। और 2023-24 के लिए 750 यानी कि 750 करोड़ बजट आवंटित किया गया है इसके लिए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब है बाबा साहेब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना। तो ये 2019 में चालू हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम विकास विभाग द्वारा संचालन किया जाता है और पुराना नाम क्या है? अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना।
अब इसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण जो नवयुवक हैं और उद्यमता की ओर उन्मुख करना। जो ग्रामीण नवयुवक हैं उनको बिजनेस के लिए प्रोत्साहित करना और स्थानीय संसाधनों को विकसित कर सतत रोजगार उपलब्ध कराना। ग्रामीण आबादी का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकना, मतलब कि वहीं पर बिजनेस डेवलप कराना और जो ग्रामीण आबादी शहर की तरफ जा रही है उनके पलायन को रोकना, इसका योजना का मुख्य उद्देश्य है। ओके, अब योजना के तहत प्रावधान क्या क्या हैं? तो सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोगों के लिए ये उपलब्ध है। और ऋण अनुदान की संशोधित व्यवस्था क्या है कि अनुसूचित जाति और जनजाति या दिव्यांग को प्रति इकाई लागत पर 35% अनुदान दिया जाएगा। अब 35% दिया जाएगा, उसमें भी अधिकतम कितने रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा? तो 70,000 रुपए तक का मैक्सिमम ग्रांट मिलेगा। और सामान्य जाति को 25%। ठीक है। अब वार्षिक परिवार आयु, ये पात्रता की शर्तें क्या हैं कि कैसे इस योजना में पात्र होंगे? तो जो वार्षिक आयु है वो 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए और आयु सीमा 18 से 65 वर्ष की होनी चाहिए। और जो लाभार्थी पहले ही से ही मुद्रा लोन ले चुके हैं, जो एक मुद्रा होती है ना योजना, उससे अगर ले चुके हैं लोन, तो वो और प्रधानमंत्री रोजगार योजना आदि के तहत ऋण प्राप्त कर चुके, वे इसके योजना के पात्र नहीं होंगे। मतलब कि अगर वहां से ले लिया है तो बाबा साहब अम्बेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना से नहीं मिलेगा लोन। ओके, और वे इस दान में अधिकतम 50,000 रुपए तक जो है ले सकते हैं। अब देखते हैं मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2 फरवरी 2006 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। प्रत्येक ग्रामीण को 100 दिन का गारंटेड रोजगार, मजदूरी आधारित कार्य उपलब्ध कराना। वित्तीय संरचना में जो अकुशल श्रम है उसे 100% खर्च केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है और सामग्री की लागत पर केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% देती है सामग्री लागत पर। और कार्यान्वयन 50% से अधिक कार्य ग्राम पंचायतों के माध्यम से इसमें किया जाता है। मनरेगा में 50% से अधिक काम ग्राम पंचायत के माध्यम से। 1 जनवरी 2014 से EFMS, इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फंड मैनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है, जिससे कि पैसा सीधे अकाउंट में। और कार्यदायी संस्थाएं कौन है? ग्राम पंचायतें, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायतें और विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ये 2011 में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। गरीब कल्याण परिवार जो हैं उन्हें सतत आजीविका से जोड़ना। ठीक है, ये इसका लक्ष्य उद्देश्य है। और स्वरोजगार और महिला स्वयं सहायता समूह जो SHG हैं वो बनाना। इसका लक्ष्य क्या है 2024-25 तक कि 1.08 करोड़ ग्रामीण परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ना और 9.9 लाख महिला स्वयं सहायता समूह बनाना। ये इनके क्या है लक्ष्य है 2025 तक का। और विशेष प्रावधान क्या है कि 50% इसमें SC/ST और 20% अल्पसंख्यक और 3% दिव्यांग लाभार्थी होंगे इस योजना के तहत, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत। ठीक है, तो इन्हें सतत जो आजीविका दी जाएगी। और उत्तर प्रदेश जो कौशल विकास मिशन है उसके साथ इसकी साझेदारी है। अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना देखते हैं। तो ये लॉन्च हुई थी 25 दिसंबर 2000 में और इसका उद्देश्य है कि 500 से ज़्यादा जनसंख्या वाले जो गांव हैं उन्हें उनको क्या है पक्की सड़क से जोड़ना। और इसमें जो विकास चरण है वो 3 है, 1, 2, 3। तो पहले में क्या है ये 2000 और दूसरी 2013 में और तीसरी 2019 में। ये 3 बार ये आ चुकी है, 2000 में, 2013 में, अब 2019 से चल रही है। ठीक है, तो सबसे पहले 2000 में 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के दिन आई थी, गुड गवर्नेंस डे के दिन। और इसमें 75% जो पैसा है वो केंद्र सरकार देगी और 25% राज्य सरकार देगी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो गांव की 500 से ज़्यादा आबादी वाले गांव हैं उनको जो पक्की सड़कों से जोड़ना इसका लक्ष्य है इस योजना का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना।
अब देखते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड के बारे में। तो सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? 19 फरवरी 2015 को सूरतगढ़ राजस्थान से इसे लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य क्या था कि खेत की मिट्टी की जांच और उर्वरता सुधार करना इसका उद्देश्य था। क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम में जो मिट्टी की जांच है और उर्वरता है, ठीक है, उसको देखना और मिट्टी में जो पोषक तत्वों की उपलब्धता की जानकारी देना, जिससे कि उसमें सही से फर्टिलाइजर का यूज हो सके। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है? प्रत्येक 2 साल में मृदा परीक्षण होगा इस योजना के तहत, और मिट्टी की उर्वरता और पोषक तत्वों के उर्वरक सुझाव का विश्लेषण होगा, और जिससे क्या होगा? कृषि उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी आएगी। क्योंकि जब सॉइल में ये नहीं पता चलेगा कि कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है, किसकी अधिकता है, तो ऐसे ही कौन से न्यूट्रिएंट्स या कौन से फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए, तो वो नहीं पता चलेगा। तो इस स्कीम के तहत ये चीज, इससे क्या होता है कि हर 2 साल में मिट्टी की जांच की जाती है, जिससे कि उसके जो पोषक तत्व हैं, उर्वरता है, उसकी जांच की जाती है। ओके, तो ये 19 फरवरी 2015 को राजस्थान से लॉन्च हुई थी। अब ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट यानी कि ई नैम, तो ये 14 अप्रैल यानी कि अंबेडकर जयंती के दिन 2016 में लॉन्च हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है? एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास करना। ठीक, इंटीग्रेटेड नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट का डेवलपमेंट करना, ये इसका उद्देश्य है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट कमेटी यानी कि एपीएमसी और मंडियों का डिजिटलीकरण करना। ठीक है, ये इस योजना के उद्देश्य थे। एक तो एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार का विकास करना, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर मार्केट जो कमेटी हैं उनको और मंडियों का डिजिटलाइजेशन करना, ये इसका उद्देश्य था। अब इसकी मेन क्या विशेषताएं हैं? ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, इनाम पोर्टल है, पोर्टल बनाया गया ना, और किसान को अपनी फसल का बेहतर मूल्य दिलाने में ये मदद करता है इनाम, और देश भर में 1000 प्लस मंडियां इस पोर्टल से जुड़ी हैं इनाम से। अब किसान क्रेडिट कार्ड, ये अगस्त 1998 में जो वित्त मंत्री थे यशवंत सिंह सिन्हा, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। किसानों को इसमें क्या है? आसान और समय पर ऋण उपलब्ध कराना इसका कार्य। किसान के लिए क्रेडिट कार्ड का ये लॉन्च किया गया था, और ये किसी कारणों में जो संस्थागत ऋण की सुविधा देता है किसान क्रेडिट कार्ड। अब इसकी मुख्य शर्तें क्या हैं? पारदर्शी प्रणाली के तहत साख सीमा या क्रेडिट लिमिट निर्धारित की जाती है। जो पारदर्शी प्रणाली के तहत जो क्रेडिट लिमिट है किसान क्रेडिट कार्ड की, वो तय की जाती है। किसान केवल निकाली गई राशि पर ही ब्याज चुकाता है इसमें, और कम ब्याज दर और ब्याज सब्सिडी मिलती है। फसल बीमा और आकस्मिक लाभ भी उपलब्ध किए जाते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था। तो ये 2013 में आया था। इसका उद्देश्य क्या था? देश में 67% जो आबादी है उसमें 75% ग्रामीण और 50% शहरी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। और भोजन को जो कानूनी गारंटी, भोजन सबके लिए भोजन कानूनी गारंटी सुनिश्चित करना। ठीक है, इसमें मुख्य प्रावधान क्या थे कि प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम अनाज प्रति माह सब्सिडी दर पर दिए जाएंगे, जिसमें चावल 3 रुपए। तो ये रेट याद रखने हैं। ठीक है, ये इसमें सारे जो योजना है उनमें सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखे हैं, तो वो सारे आपको याद रहने चाहिए हर योजना के अंतर्गत। ठीक है, और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट योजना है उनकी तो रहनी चाहिए। जैसे कि अब चावल इसमें 3 रुपए प्रति किलो, गेहूं 2 रुपए प्रति किलो दिया जाएगा, मोटा अनाज 1 रुपए प्रति किलो। और महिला को परिवार का मुखिया बनाने का प्रावधान भी इसी सुरक्षा अधिनियम के तहत आया था, नेशनल फूड सेफ्टी एक्ट। ठीक, 2013 के तहत। और 14 वर्ष तक के बच्चों को पोषण युक्त भोजन देना, और गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ₹6000 का मातृत्व सहायता भी देना इस योजना के अंतर्गत प्रावधान है। अब देखते हैं दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अब ये 3 जून 2011 को आया। इसका उद्देश्य क्या था? ग्रामीण में गरीब स्वरोजगार और कौशल विकास के अवसर उपलब्ध कराना। ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार और कौशल विकास के जो है
अवसर उपलब्ध कराना, और जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके माध्यम से महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, ये इसके क्या है उद्देश्य हैं। और प्रत्येक गरीब परिवार को कम से कम एक महिला को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ना, तो ये इस योजना के मेन उद्देश्य हैं। 2011 में जो 3 जून को आई थी। और इसमें लाभार्थी वर्ग 50% ST मतलब SC/ST और 50% महिलाएं। ठीक, महिलाएं तो होंगी हर ग्रुप में 50%, और 15% अल्पसंख्यक और 3% दिव्यांग। अब जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनके गठन के लिए NGO समुदाय संगठनों को 10,000 रुपये प्रति समूह की सहायता दी जाएगी इस दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत। अब स्वरोजगार हेतु क्या दिया जाएगा? समान श्रेणी को 15,000 की सब्सिडी दी जाएगी और SC/ST को 20,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। ओके, और प्रशिक्षण के लिए 75,000 रुपये प्रति लाभार्थी का प्रावधान भी इस योजना में दिया गया है। अब योजना का जो वित्त पोषण है वो 75-25 के अनुपात में होगा, यानी कि 75% सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% राज्य सरकार। और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनमें 90-10 का रेशियो रहेगा, और जो यूनियन टेरिटरी है उसमें 100%। अब देखते हैं नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये 15 जुलाई 2015 को आई, और इसमें इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर रोजगार के अवसर देना। विशेष ध्यान इसमें दिया जाएगा श्रम बाजार में नए प्रवेश करने वाले युवाओं पर और 10वीं व 12वीं कक्षा की पढ़ाई छोड़ने वाले छात्र पर। अब मुख्य प्रावधान क्या है? 2015 में 1500 करोड़ बजट से शुरू किया गया, फिर इसे 2016 से 20 के लिए 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए इस योजना में, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना में। ठीक है, तो 2015 में 1200 करोड़ रुपए से शुरुआत की गई, फिर 16 से 20 के लिए 12,000 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए, और पहले साल में 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया, और कौशल प्रशिक्षण के दौरान प्रति प्रशिक्षु औसतन 8,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी जो छात्र हैं उन्हें दी गई। और भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान 19 दिसंबर 2016 को कानपुर में स्थापित भी किया गया। ठीक है, 19 दिसंबर 2016 को। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के बारे में देख लेते हैं, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। तो ये लॉन्च की 15 मार्च 2017 में। इसका उद्देश्य क्या था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सभी नागरिक को किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य शिक्षाएं उपलब्ध कराना। और मुख्य लक्ष्य क्या था? जीवन प्रत्याशा। पहला था जीवन प्रत्याशा कि 2025 तक जीवन प्रत्याशा जो है वो जो 67.5 वर्ष है उससे बढ़कर 70 वर्ष की एवरेज आयु हो जाए। फिर जनसंख्या नियंत्रण, कुल जो प्रजनन दर है, टोटल फर्टिलिटी रेट है, वो 2.1 तक लाना, ये भी इसका लक्ष्य है। और जो बाल मृत्यु दर है, यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, उसको 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को 2025 तक 23 तक लाना। ठीक है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं 2025 तक मौजूदा सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के उपयोग में से 50% की उपयोग में 50% की वृद्धि करना। और तंबाकू नियंत्रण पर 2020 तक 15% और 2025 तक 30% तंबाकू उपयोग में कमी लाना। ये सारा इस नीति के तहत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, ये टारगेट थे। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये देख लेते हैं। ये 22 जनवरी 2015 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? लिंग आधारित भेदभाव को रोकना और कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, ये इसका उद्देश्य था। और बालिकाओं में उत्तरजीविता, सुरक्षा और शिक्षा सुनिश्चित करना। मुख्य प्रावधान क्या है? लिंगानुपात सुधारने के लिए जागरूकता अभियान और कन्या शिक्षा और भागीदारी को बढ़ावा देना, लड़कियों को सशक्तिकरण हेतु विभिन्न योजनाओं से जोड़ना, ये इसमें इम्पोर्टेंट प्रावधान है। अब देखते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ठीक है, तो ये 2016 में 20 नवंबर आगरा से स्टार्ट की गई। 2022 तक सबके लिए आवास, ये लक्ष्य था पहले। ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को पक्का मकान उपलब्ध कराना, ये इसके लक्ष्य थे, इसका उद्देश्य था मतलब।
और इसमें प्रावधान क्या क्या है कि समतल क्षेत्र जो है, जो प्लेन एरिया है, उनमें प्रति आवास कितने 1,20,000 रुपए, और पहाड़ी क्षेत्र है वहां पर 1,30,000 रुपए की घर बनाने के लिए सहायता दी जाएगी। और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय भागीदारी इसमें 60 और 40% की होगी। ठीक है, 60% केंद्र देगी, 40% इसमें वो देगा स्टेट गवर्नमेंट। और जो नॉर्थ ईस्टर्न वाले राज्यों और पहाड़ी राज्यों में 90-10 का है। लाभार्थियों की पहचान 2011 में जो सामाजिक आर्थिक व्यक्तिगत जनगणना है उसके आधार पर की जाएगी। उन लाभार्थियों को ये लाभ मिलेगा। आवास निर्माण क्षेत्रफल में 20 वर्ग मीटर से बढ़कर 25 वर्ग मीटर किया गया, और 70,000 तक का ऋण लेने की सुविधा भी इसमें उपलब्ध है। ठीक है, तो ये तो मिलेगा ग्रांट। फिर उसके आगे जो ऋण है, ऋण भी 70,000 तक का ऋण भी मिलेगा। अब देखते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये 25 जुलाई 2015 को पटना से लॉन्च की गई। इसका उद्देश्य क्या था? गांव में 24/7 बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित करना और अविद्युतीकृत गांवों में विद्युतीकरण करना, मतलब यहाँ पर बिजली नहीं वहां बिजली करना, बिजली लाना। और मुख्य प्रावधान क्या है? गांव में घरेलू और कृषि क्षेत्र में अलग अलग बिजली फीडर अलग अलग बिजली फीडर और बिजली वितरण प्रणाली को आधुनिकीकरण और मजबूती करना, और ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर क्षमता में सुधार करना। तो ये सारे इसके क्या थे? प्रावधान थे। अब देखते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या था कि 11 अक्टूबर 2014 को ये लॉन्च की गई थी। 2014 में जो लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जी हैं, जो उनकी जयंती पर इस योजना को लॉन्च किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना को। ठीक, 11 अक्टूबर 2014। इसका उद्देश्य क्या था? गांव का होलिस्टिक डेवलपमेंट, और जो सांसद है, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनके द्वारा एक गांव को गोद लेना और गांव को आदर्श ग्राम में बदलना। इसमें मुख्य प्रावधान क्या था? 2019 तक प्रत्येक सांसद को 3 गांव को गोद लेना था, और 2024 तक हर सांसद को 5 गांवों और गांवों को चयन कर सकता था। मतलब कि 2019 में 3 गांव को गोद लेना था, फिर 2024 में 5 और गांव को चयन कर सकता था सांसद। और ग्रामीण बुनियादी ढांचे व संस्थागत विकास को इस योजना के तहत प्राथमिकता दी जाती थी। गोद लेके उनका डेवलपमेंट करना, उन ग्राम का डेवलपमेंट करना, सांसद आदर्श ग्राम योजना का यही लक्ष्य है, आदर्श ग्राम बनाना। और इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की मंत्रालय है, उसके द्वारा किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, कार्यान्वयन। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश में संचालित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं जो पुराने समय से चली आ रही हैं, वो देखते हैं बहुत ही समरीज फॉर्म में। तो उत्तर प्रदेश गौपालक योजना, इसका उद्देश्य क्या है? गौपालक जो हैं, जो गांव को पालते हैं, गाय को रखते हैं, जो पालते हैं, उनके लिए ऋण मुहैया कराना। इसमें लाभ क्या है? 10 से 12 गाय या भैंसों का पालन किया जा सकता है। पशु दुधारू होना चाहिए तब, और स्वयं डेयरी फार्म खोलने की सुविधा। तो इस योजना में ये चीजें मिलती हैं कि 10-12 जो गाय या भैंसों को पालन किया जा सकता है इस योजना के तहत। और पशु दुधारू होना अनिवार्य है उसमें, कि दूध देने वाले होने चाहिए, और स्वयं जो है डेयरी फार्म खोलने की सुविधा भी दी जाती है। फिर उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना, इसमें क्या है? आर्थिक रूप से जो कमजोर परिवार हैं उनकी बेटियों का विवाह में सहायता। इसमें लाभ क्या दिया जाता है? जो 51,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा। ठीक, कौन सी योजना? उत्तर प्रदेश शादी अनुदान योजना में। और इसमें जो बीपीएल वाले हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाले लोग हैं, वो पात्र होते हैं। उसके बाद यूपी आसान किस्त योजना, इसमें कौन सा है? इसका उद्देश्य है इस योजना में आर्थिक रूप से जो कमजोर उपभोक्ताओं को बिजली भुगतान में राहत रखना। मतलब कि जो बिजली बिल है उसमें कंसेशन दिया जाता है जो आर्थिक रूप से कमजोर उपभोक्ता हैं उनको। ओके, अब जो शहरी उपभोक्ता हैं उनको 12 किस्तों में बिल भर सकते हैं, और जो ग्रामीण हैं उन्हें 24 किस्तों में बिल का भुगतान कर सकते हैं। फिर बीसी सखी, ये ग्रामीण महिलाओं को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना और आत्मनिर्भर बनाना इस योजना का उद्देश्य है। इसमें लाभ क्या मिलता है? 50,000 रुपए की सहायता, डिजिटल डिवाइस खरीदना, 50 रुपए से डिजिटल डिवाइस खरीद सकती हैं वो, और 4,000 रुपए
प्रतिमाह वेतन 6 महीने तक मिलेगा। ठीक। फिर यूपी मिशन शक्ति योजना, इसमें क्या है, महिलाओं और बेटियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाना। इसमें लाभ क्या है, महिला जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और महिलाओं के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जाते हैं यूपी मिशन शक्ति योजना में। फिर राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में गरीब परिवारों में आर्थिक सहायता दी जाती है। परिवार की एकमात्र कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर 30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। फिर यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना, इसमें क्या है कि गरीब परिवारों में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, और लाभ क्या मिलेंगे, बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है इसमें। ठीक है। और माँ को 51 रुपये की राशि, 5100 रुपये की। और शिक्षा के स्तर पर 6वीं 8वीं 10वीं और 12वीं में ये रुपए दिए जाते हैं। 21 वर्ष तक 21 वर्ष की आयु में 2 लाख की कुल सहायता दी जाती है। ठीक है, यूपी भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत। अब देखते हैं महिला व बाल विकास से इम्पोर्टेंट योजना, जैसे कि सबला योजना जो 22 फरवरी 2011 में आई थी। इसमें जो लाभार्थी हैं इनकी जो एज है वो कितनी है, 11 से 18 वर्ष की जो महिलाएं हैं, किशोरियां हैं, वो इसमें पात्र होंगी। उद्देश्य इसका है, स्कूल ना जा सकने वाली किशोरियां हैं, उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास को बढ़ावा देना, सबला योजना के तहत। अब बालिका सुरक्षा योजना 2006-07 में आई थी। ये अनुसूचित जाति और जनजाति की बालिकाओं के लिए है। बालिकाओं के लिए बीमा कवच दिया जाता है इसमें। फिर महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना, ये 4 फरवरी 2009 में। इसका उद्देश्य जो कन्या भ्रूण हत्या है उसको रोकना और बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करना, सुनिश्चित करना। हौसला पोषण, ये 15 जुलाई 2016 को गरीबी रेखा से जो नीचे जीवन यापन करने वाली जो बालिकाएं हैं उनके पोषण व समृद्धि के लिए हौसला पोषण योजना चलाई जाती है। और सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना, ये 4 फरवरी 2009, बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देना। फिर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, ये अगस्त 2004 से चलाई जा रही है। ये ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए विद्यालय स्थापित करना 6 से 12 तक के। ठीक है। और सलोनी स्वास्थ्य योजना, ये दिसंबर 2008 में 10 से 19 वर्ष की किशोरियों के साथ स्वास्थ्य और पोषण में सुधार करना। अब फिर और आगे योजना कौन है, समाजवादी पेंशन योजना 2014 में चलाई गई, 5 नवंबर 2014, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। लक्ष्मीबाई पेंशन योजना 9 जुलाई 2012 में, जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनको वित्तीय सहायता। फिर राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अक्टूबर 2007 को, गरीब रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को 30,000 रुपये की चिकित्सा सहायता इसमें दी जाती है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत। फिर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समय विकास योजना, इसमें ये 2012 में समाज में वंचित वर्गों के लिए आर्थिक व सामाजिक विकास कार्यक्रम लागू करना इस योजना का उद्देश्य है। व्यापारी दुर्घटना योजना, ये नवंबर 2008 में, ये दुर्घटना व मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए का सहायता राशि दी जाती है। फिर ग्रामीण विकास एवं आवास योजना, इसमें क्या किया जाता है, जो ग्रामीण विकास व आवास योजनाएं हैं इसमें लोहिया ग्रामीण आवास योजना है जो 2013-24 मार्च को चलाई गई थी। इसमें क्या है, ग्रामीण गरीबों को आवास उपलब्ध किया जाता है। फिर अंबेडकर समग्र ग्रामीण विकास योजना, ये 14 सितंबर। तो इन योजनाएं ये हैं, इनमें इतना इम्पोर्टेंट है, यही याद रख लेना अगर ये पूछा जाए कि जैसे कि मान लो सबला योजना है, समाजवादी पेंशन योजना है, ये कब लॉन्च हुई थी ये। ठीक है, मतलब पूरी कवर कर लेंगे हम लोग। 14 सितंबर 2007 को। और ये ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना, ये इस योजना का लक्ष्य है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, गांव व शहरी स्थानीय नागरिकों में भागीदारी से विकास कार्य करवाना, ये अभी हम लोगों ने देखा था। फिर स्वास्थ्य और परिवहन योजना, इसमें क्या है कि समाजवादी एम्बुलेंस सेवा योजना जो 2012 में चलाई गई थी, समाजवादी एम्बुलेंस योजना। इसमें क्या है कि ग्रामीण क्षेत्र में जच्चा बच्चा को वाहन सुविधा उपलब्ध कराना। संजीवनी परिवहन योजना, ये 2009 में, आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना इसका उद्देश्य था। फिर शिक्षा और कौशल की योजनाएं क्या है, शिक्षा का अधिकार जो 2009 में आया था 27 जुलाई 2011 को। तो ये डेट जरूर याद रखना कि 27 जुलाई 2011 को कहाँ पे लागू किया गया था, उत्तर प्रदेश में। जो RT एक्ट 2009 आया था ना, वो लागू किया गया था यूपी में 2011 में। ओके, सॉरी। तो इसका उद्देश्य क्या था, 6 से 14 साल के वर्षों को बच्चे जो हैं उनको मुफ्त शिक्षा प्रदान करना, ये अनिवार्य करना उनका
इसका उद्देश्य था। फिर उत्तर प्रदेश शिक्षा मित्र योजना 2001-2000 में आई, प्राथमिक शिक्षा शिक्षकों को कमी पूरी करना। पंचायत मित्र योजना ये 2006 में आई, 2 फरवरी 2006, वेटलैंड डे। पंचायत स्तर पर प्रशासनिक सहायता प्रदान करना। फिर आदर्श ग्राम योजना 2007-8, इसमें क्या था, शहरी क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये हम लोगों ने देखा 2005, ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास। फिर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, ये भी हम लोगों ने डिटेल में देखा, ये मार्च 2016 में, गरीबों को सस्ती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना। फिर नया सवेरा योजना, ये 18 अगस्त 2012 को, ये गरीबी ब्याज रहित ऋण प्रदान करना। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने सारा कर लिया है कंप्लीट। ओके, तो इस वीडियो में हम लोगों ने कोशिश करी है कि सारी योजनाएं कवर हो जाए। अब याद करने में हम लोग, अब इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा, तो आप कई बार वो पॉइंट याद रखें तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ऐसे पढ़ने से तो नहीं याद होगा, 2-4 बार जब आप रिवाइज करेंगे तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से देखिए। अगर वीडियो में कोई भी सजेशन हो तो आप हमें ज़रूर बताएं और नीचे कमेंट करें। जो भी अगर कमी है या कोई भी सुझाव है तो वो हमें दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर मन ये लगे इससे अच्छा और पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।